बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी नेक्स्ट वीडियो नंबर 10 ईआरपी वीडियो नंबर 10 में हम लोग सीखेंगे कि हम कैसे एडमिन की डिफरेंट टाइप की रिपोर्ट्स को मैनेज कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि हम परचेज़ रिपोर्ट और सेल रिपोर्ट दोनों रिपोर्ट्स को हम एक साथ जो है वो कंप्लीट करें। अच्छा, इन रिपोर्ट्स में अभी हम फ्यूचर में जाके फ़िल्टर्स भी ऐड करेंगे। रिपोर्ट्स के अंदर डिफरेंट फ़िल्टर्स होते हैं, फ़िल्टर्स की बात की जाएगी। लेकिन फ़िलहाल हम सिंपल परचेज़ रिपोर्ट और सेल रिपोर्ट को बनाने की कोशिश करेंगे और परचेज़ रिपोर्ट पे क्लिक करके उस रिपोर्ट की डिटेल ओपन करेंगे। इसी तरह से सेल रिपोर्ट को ओपन करके सेल रिपोर्ट की भी डिटेल ओपन करेंगे। इस डिटेल को हम परचेज़ की रिपोर्ट में परचेज़ इनवाइस और सेल की रिपोर्ट में सेल इनवाइस कहते हैं। तो हम इस काम को स्टार्ट कर रहे हैं। हम परचेज रिपोर्ट विदाउट फ़िल्टर करंटली एंड सेल रिपोर्ट विदाउट फ़िल्टर्स करंटली हम जो है इस पे काम स्टार्ट कर रहे हैं। अगर प्रोजेक्ट की बात की जाए तो प्रोजेक्ट में हमने अपनी लास्ट वीडियो में जो है वो मैनेज परचेजेस का काम कंप्लीट कर लिया था। लास्ट वीडियो नंबर 9 में हम लोगों ने जो है वो परचेज को भी डेटाबेस में सक्सेसफुली सेव करवा लिया था। तो अब नेक्स्ट हम परचेज रिपोर्ट और सेल रिपोर्ट, क्योंकि सेल्स भी हम सक्सेसफुली डेटाबेस में सेव कर चुके हैं और परचेज रिपोर्ट भी हम सक्सेसफुली डेटाबेस में जो है वो सेव कर चुके हैं। अब हम परचेज और सेल की रिपोर्ट्स बनाएंगे और साथ हम जो है इस वीडियो में परचेज और सेल की इनवाइस पे काम करने की भी कोशिश करेंगे। अगर प्रोजेक्ट में आए तो मैनेज परचेजेस के बाद अगर नेक्स्ट देखा जाए तो नेक्स्ट रिपोर्ट की ऑप्शन स्टार्ट हो जाती है और रिपोर्ट के अंदर स्टॉक रिपोर्ट, प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट और ट्रांजैक्शन रिपोर्ट है। ट्रांजैक्शन रिपोर्ट के अंदर ये आपकी दो रिपोर्ट्स एग्जिस्ट करती हैं, एक का नाम है परचेज रिपोर्ट, दूसरी का नाम है सेल रिपोर्ट। तो हम ये परचेज और सेल की रिपोर्ट पे जो है वो काम स्टार्ट करने लगे हैं। हमें काम क्या करना होगा, हम विजुअल स्टूडियो को स्टार्ट कर रहे हैं और विजुअल स्टूडियो के अंदर व्यू के अंदर जाके हम एक नया फोल्डर ऐड कर रहे हैं ताकि हम डिफरेंट टाइप की रिपोर्ट्स बना सकें। इस फोल्डर का मैं नाम रख रहा हूँ रिपोर्ट्स और इस फोल्डर के अंदर मैं रिपोर्ट्स के फोल्डर के अंदर राइट क्लिक करके मैं एक नया व्यू बना रहा हूँ और इस व्यू का नाम मैं रख रहा हूँ सेल रिपोर्ट। यहाँ हम स्टार्ट करेंगे परचेज रिपोर्ट से, तो मैं इसका नाम रख रहा हूँ परचेज रिपोर्ट। ओके, तो मैंने व्यूज़ के अंदर एक नया फोल्डर बना लिया रिपोर्ट के नाम से और रिपोर्ट के अंदर एक नया पेज बना लिया परचेज रिपोर्ट के नाम से, परचेज रिपोर्ट। जैसा ये पेज को ओपन करने के लिए आप लोग जानते हैं कि आपको एक्शन चाहिए होगा कंट्रोलर के अंदर। तो आपने क्योंकि फोल्डर बनाया है रिपोर्ट के नाम से, तो अब आपको एक कंट्रोलर भी बनाना होगा, एक एम्प्टी कंट्रोलर रिपोर्ट के नाम से ही बनाना होगा। ओके, रिपोर्ट्स के नाम से कंट्रोलर बना लिया। इस कंट्रोलर के अंदर उसने एक एक्शन बनाया इंडेक्स वाला, लेकिन हमें इंडेक्स वाला एक्शन नहीं चाहिए, हमें तो अपनी परचेज रिपोर्ट को ओपन करने वाला एक्शन चाहिए। एक ऐसा एक्शन चाहिए जो हमारी परचेज रिपोर्ट को ओपन कर दिया करे, परचेज रिपोर्ट को व्यू करवा दिया करे। अच्छा, ये सिर्फ परचेज रिपोर्ट को व्यू नहीं करवाएगा बल्कि ये डेटाबेस से इंफॉर्मेशन को पिक करके इस परचेज रिपोर्ट को यहाँ पे इंफॉर्मेशन भेजेगा। तो डेटाबेस से कनेक्ट होने के लिए आप लोगों को पहले जो है वो अपने मॉडल में देखना पड़ेगा, मॉडल का नाम क्या था। तो आपने जो डेटाबेस में से टेबल मंगवाए हैं आपने मॉडल 1 की मदद से मंगवाए हैं, आपके मॉडल का नाम है मॉडल 1। तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों को मॉडल 1 का यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। मॉडल 1 जो कि आपकी डेटाबेस के टेबल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसको मैंने नाम रख दिया डेटाबेस इज इक्वल टू न्यू मॉडल 1। तो मैंने आपके मॉडल का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। ये नोट करने वाली बात ये है कि ये ऑब्जेक्ट जो है ये आपने अपनी क्लास के अंदर क्रिएट करना है, एक्शंस के अंदर क्रिएट नहीं करना। तो आपके एक्शन के अंदर मैंने इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट नहीं किया बल्कि आपकी जो है वो रिपोर्ट कंट्रोलर की जो क्लास है इसके अंदर इसको क्रिएट किया है। मॉडल 1 वो कह रहा है क्या चीज़ है, मॉडल 1 यहाँ पे उसको समझ भी आ रहा है कुछ कुछ। वो कहता है कि आप अपने दिव्य शार्प प्रोजेक्ट के अंदर मॉडल के फोल्डर के अंदर जो मॉडल 1 है उसकी बात तो नहीं कर रहे। हाँ जी, हम मॉडल के अंदर जो मॉडल 1 था उसी की बात कर रहे हैं और हमारे मॉडल 1 के अंदर जो है हमारे सारे टेबल्स हैं, पांचों टेबल्स हैं। इसलिए मैंने मॉडल 1 का नाम जो है वो डीबी रख दिया है। डीबी क्यों मंगवाई है, ताकि हम कह सकें कि हमारी डेटाबेस के अंदर जो है वो एक आर्डर्स का टेबल है और आर्डर के टेबल्स की पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो हमें एज अ लिस्ट जो है वो ला दो।
और उस लिस्ट को हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। तो आप चाहें तो उस लिस्ट को किसी वेरिएबल में रख लें, वेरिएबल ओ, और इस ओ को यहाँ पे आप पास कर दें। तो ये हमारा काम एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट हो गया। मैंने रिपोर्ट कंट्रोलर, एक नया कंट्रोलर बनाया, उसमें मॉडल को मंगवा लिया ताकि डेटाबेस के टेबल को एक्सेस किया जा सके, और उसके अंदर मैंने एक एक्शन बनाया सेम उसी नाम से जिस नाम से मैंने पेज बनाया था, परचेज रिपोर्ट के नाम से। इस एक्शन के अंदर मैंने डेटाबेस के आर्डर डिटेल वाले टेबल से सारी इन्फॉर्मेशन पिक की है और उसको मैंने व्यू को भेज दिया है। आर्डर डिटेल से इन्फॉर्मेशन वैसे पिक नहीं करनी, हमने आर्डर के टेबल से इन्फॉर्मेशन पिक करनी थी, तो मैंने आर्डर के टेबल का नाम यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब आपको पेज पे जाना होगा, आपने व्यू के अंदर जो पेज बनाया था, क्या वो इस इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर सकेगा? जैसे ही परचेज रिपोर्ट का व्यू ओपन होगा तो उसको आर्डर की इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी, डेटाबेस के आर्डर के टेबल के सारे आर्डर जो हैं वो आपके व्यू को पहुंच जाएंगे। किस व्यू को पहुंच जाएंगे? परचेज रिपोर्ट वाले व्यू को पहुंच जाएंगे। तो आप अपने रिपोर्ट के फोल्डर के अंदर परचेज रिपोर्ट वाला व्यू ओपन करें और इसके ऊपर जाके आप मेंशन कर दें कि तुम्हें जो है वो एक मॉडल पहुंचाया जा रहा है। कौन सा मॉडल पहुंचाया जा रहा है? द वे शार्प प्रोजेक्ट के अंदर, द वे शार्प प्रोजेक्ट के अंदर मॉडल्स के फोल्डर के अंदर से आर्डर वाला मॉडल पहुंचाया जा रहा है। तो इसको ये मॉडल पहुंच जाएगा। क्या ये मॉडल खाली पहुंचेगा? नहीं, हमने इसके कंट्रोलर में इसको इन्फॉर्मेशन भेज दिया है। डेटाबेस में आपके मॉडल्स में से जाके आर्डर की इन्फॉर्मेशन की लिस्ट बनाई और उस लिस्ट को आपने व्यूज़ को भेज दिया। किस व्यू को भेज दिया? परचेज रिपोर्ट वाले व्यू को भेज दिया। और परचेज रिपोर्ट वाले व्यू में आपने ऊपर जाके लिख दिया कि तुम्हें एक मॉडल पहुंचेगा। कौन सा मॉडल पहुंचेगा? आर्डर वाला मॉडल पहुंचेगा जिसके अंदर सारे आर्डर्स की लिस्ट होगी। तुमने करना क्या है? तुमने उस लिस्ट को एक टेबल के फॉर्म पे यहाँ पे शो करना है। अच्छा, इस पेज, जब ये पेज ओपन होगा परचेज रिपोर्ट के नाम से, इस रिपोर्ट पे लेआउट कौन सी लगी होगी तो वो आपको यहाँ पे बता देनी चाहिए कि इस पेज पे अगर लेआउट लगना है तो इस पेज पे लेआउट ये वाली लगे। हमारे प्रोजेक्ट के अंदर व्यूज़ का फोल्डर है, उसके अंदर शेयर्ड का फोल्डर है, उसके अंदर अंडरस्कोर लेआउट एडमिन डॉट सी शार्प HTML के नाम से एक पेज बना हुआ है। ये वाली लेआउट लगनी चाहिए हमारे इस पेज पे, क्योंकि परचेज रिपोर्ट एडमिन साइट पे शो होनी है, तो इस पेज के ऊपर लेआउट कौन सी लगेगी? एडमिन साइट की लगेगी। ठीक है, वहां से हमने एक्शन से जो है वो ऑर्डर की लिस्ट फिल करके भेज दी, और यहाँ पे ऊपर जो हमने बता दिया कि एक मॉडल पहुंचेगा ऑर्डर के नाम से, उसके अंदर जो है वो ऑर्डर की इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी, वो हमने टेबल के फॉर्म में शो करनी है। तो टेबल की भी अगर आप चाहें तो सेटिंग कर सकते हैं। टेबल को क्लास असाइन कर दें, टेबल की साथ हम टेबल को बॉर्डर असाइन कर देते हैं, टेबल को एच ओवर असाइन कर दें, वो टेबल को जो है वो डार्क कलर या डेंजर कलर असाइन कर दें, रेड कलर का टेबल हो जाएगा। पता नहीं डेंजर की क्लास हमारी एडमिन टेम्पलेट में वर्क करती है कि नहीं करती। टेबल बन गया। टेबल के बाद इस टेबल में एक रो बना लें ताकि आप टेबल की हेडिंग बना सकें। तो TD की बजाय मैं टेबल हेडिंग बनाऊंगा ताकि थोड़ी बोल्ड हो जाए ऑटोमेटिकली। और मैं आपके टेबल में 8 कालम है तो मैं यहाँ पे 8 कालम्स बना लूँगा। 8 कालम किस किस चीज़ के लिए हैं? एक तो है ऑर्डर का ID, ऑर्डर डेट, ऑर्डर कस्टमर नेम, ऑर्डर का वर्ड खाली कस्टमर नेम यूज़ कर लें, कस्टमर ईमेल, कस्टमर एड्रेस, कस्टमर कॉन्टैक्ट, ऑर्डर स्टेटस एंड ऑर्डर टाइप। ऑर्डर के 4 कॉलम थे और कस्टमर के भी 4 कॉलम थे, टोटल 8 कॉलम्स थे। मैंने 8 के 8 कॉलम्स की हेडिंग बना दी। एक टेबल बन गया जिसके अंदर एक रो भी बन जाएगी जिसमें 8 कॉलम्स होंगे। अच्छा, इसके अलावा एक रो और बननी चाहिए, बल्कि कितनी रोज और बननी चाहिए उसके लिए पहले हमें जो है वो @ एक फॉर ईच लूप घुमानी होगी। फॉर ईच लूप, और टेबल के अंदर रोज बनेंगी।
ये लूप कितनी दफ़ा चलेगी? जितनी दफ़ा मॉडल में इंफॉर्मेशन आई है, मॉडल में जितनी दफ़ा आर्डर की इंफॉर्मेशन आई है उतनी दफ़ा ये लूप घूमे और उतनी मज़ीद रोज़ बन जाएं। इस रो के अंदर भी अगेन ए टेबल डाटा होंगे। रो के अंदर कितने टेबल डाटा होंगे? क्योंकि 8 हेडिंग है तो 8 टेबल डाटा होंगे, 6 7 8। और ये रोज़ कितनी बनेंगी? ये रोज़ उतनी दफ़ा बनेंगी जितनी दफ़ा मॉडल में जो है वो जितने रिकॉर्ड्स होंगे। मॉडल पे वो एरर दे रहा है और वो एरर ये दे रहा है कि आर्डर का टेबल जो है उसको आपने इनअमरेबल नहीं किया, यानी कि क्या वो आपके आर्डर का मॉडल जो है, क्या उस पर फॉर ईच लूप चलाई जा सकती है? एक मॉडल पे फॉर ईच लूप नहीं चलाई जा सकती। हाँ, अगर मॉडल को लिस्ट की फॉर्म में भेजा है तो फिर उसको उस पर फॉर ईच लूप चलाई जा सकती है, लेकिन हमें साथ यहाँ पे लिखना पड़ेगा आई इनअमरेबल की जो हमारी इन्फॉर्मेशन आ रही है इसको नंबर में काउंट किया जा सकता है, ये इनअमरेबल है। यानी जो हम उधर से उसको आर्डर का टेबल की लिस्ट बना के भेज रहे हैं तो हम लिस्ट ही भेज रहे हैं, क्योंकि एक लिस्ट भेज रहे हैं तो वो इनमरेबल है, उस पर लूप चलाई जा सकती हैं, उस पर जो है वो कैलकुलेशंस की जा सकती हैं। तो प्रॉबेबली आप भी इस एरर को जो है वो रिमूव कर लेगा। इसको एक दफ़ा कंपाइल कर लें। चलें देखते हैं, अगर ये फ़िलहाल जो है वो एरर दिखा रहा है, लेकिन आगे जाके देखते हैं कि क्या एरर ये परमानेंटली शो करता है कि नहीं करता। अच्छा, हमने ये जो आपके टेबल के अंदर रोज़ बननी है, कॉलम जो है वो 8 कॉलम्स बनने हैं। हमने हेडिंग तो बना दी, 8 कॉलम्स की हेडिंग बनेंगी। और उसके बाद जो है ये एरर रिमूव हो गई है कंपाइल करने के बाद। अच्छा, यहाँ पे क्या शो करेंगे? यहाँ पे हम जो है वो ओ डॉट आर्डर का आईडी शो करेंगे, क्योंकि आपको पता मॉडल के अंदर आपने क्या पहुँचाया वहाँ से। आपने मॉडल के अंदर जो है वो आर्डर का टेबल पहुँचाया, आर्डर के टेबल की लिस्ट बना के बेची है यहाँ पे। तो अब मॉडल में क्या रिसीव होगा? आर्डर की लिस्ट रिसीव होगी, आर्डर आईडी आएगा। इसके अलावा ओ डॉट आर्डर की डेट वाला कॉलम था एक, वो यहाँ डिस्प्ले कर दें। @o डॉट कस्टमर दिखाएं, कस्टमर वाले कॉलम का नाम था आर्डर नेम। इसी तरह से @o डॉट उस आर्डर ईमेल, @o डॉट आर्डर एड्रेस, @o डॉट आर्डर कॉन्टैक्ट, @o डॉट आर्डर स्टेटस, @o डॉट आर्डर टाइप। तो ये हमारी लिस्ट कंप्लीट हो गई है, ये हमारा कोड कंप्लीट हो गया। चेक करते हैं क्या ये सक्सेसफुली काम कर रहा है। तो मैं इस पेज को चला के ओपन कर रहा हूँ आप लोगों के सामने। अगर आप लोग चाहें तो इसका जो है वो लिंक लगा सकते हैं। एडमिन लेआउट पे जाएं और एडमिन लेआउट पे जहाँ पे आप लोगों की ये साइड बार थी, साइड बार पे आप जो है वो इसका लिंक लगा दें। साइड बार कहाँ थी? ये साइड बार आ गई। साइड बार के अंदर ट्रांजैक्शन रिपोर्ट के अंदर परचेज रिपोर्ट पे कौन सा एक्शन चलेगा? तो हम यहाँ पे कह देते हैं URL डॉट एक्शन चला दो। URL डॉट एक्शन चला दो, परचेज रिपोर्ट वाला एक्शन चला दो। और ये हमने एक्शन कहाँ बनाया है? परचेज रिपोर्ट वाला एक्शन बनाया हम लोगों ने इस कंट्रोलर के अंदर, सॉरी, रिपोर्ट कंट्रोलर के अंदर। तो यहाँ पे रिपोर्ट कंट्रोलर लिख लेंगे कि रिपोर्ट कंट्रोलर के अंदर परचेज रिपोर्ट वाला एक्शन बनाया, वो एक्शन चल जाए ताकि जो है परचेज रिपोर्ट वाला पेज ओपन हो जाए। ये है वो एक्शन, परचेज रिपोर्ट कंट्रोलर के अंदर परचेज रिपोर्ट वाला एक्शन, जो कि सारे आर्डर की लिस्ट को व्यू को भेज देता है। और वो क्यों व्यू क्या करता है? वो व्यू उस लिस्ट को रिसीव करता है और उस लिस्ट पे लूप चला के उसके सारे आर्डर्स को डिस्प्ले कर देता है। ये चेक करते हैं क्या ये काम हमारा चल रहा है। तो अब हम जो है एडमिन इंडेक्स पेज को रन करते हैं।
रिपोर्ट में पहली रिपोर्ट हम लोगों ने जो है वो डिज़ाइन कर लिया है, अभी स्टार्ट कर दिया उसको, परचेज रिपोर्ट को। हमने रिपोर्ट के फोल्डर के अंदर परचेज रिपोर्ट का व्यू बनाया और उसका एक्शन बनाया। एक्शन में डेटाबेस से सारे आर्डर्स मंगवा के उस व्यू को भेज दिए, और उस व्यू में हमने फॉर ईच लूप लगा के एक टेबल के अंदर वो सारे आर्डर्स रिसीव करके डिस्प्ले कर दिए हैं। तो हम अब इस पेज को ओपन करके देखते हैं। हमारी रिपोर्ट्स के अंदर, ट्रांजैक्शन रिपोर्ट के अंदर परचेज रिपोर्ट पे क्लिक करूँगा तो वो कह रहा है कि रिपोर्ट के अंदर परचेज रिपोर्ट वाला एक्शन बना ही नहीं हुआ। वो ठीक कह रहा है। मैंने रिपोर्ट नहीं, रिपोर्ट्स के नाम से फ़ोल्डर बनाया था, रिपोर्ट्स के नाम से इसका जो है कंट्रोलर बनाया था, रिपोर्ट्स के नाम से। तो रिपोर्ट्स करना होगा इसको। अब इसको दोबारा कहते हैं कि तुम इसको रिपोर्ट्स में जाके, ट्रांजैक्शन रिपोर्ट में जाके परचेज रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे और ये परचेज रिपोर्ट आप लोगों के सामने आ गई। इसमें आर्डर आईडी है 1234 आर्डर, आर्डर की डेट्स आ रही हैं, आर्डर किस कस्टमर की तरफ से आए हैं, आर्डर के ईमेल, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, आर्डर के स्टेटस और आर्डर की टाइप। आप लोगों को देख के हैरानगी होगी कि दोनों टाइप्स के आर्डर आ रहे हैं, सेल आर्डर्स भी आ रहे हैं और परचेज आर्डर भी आ रहे हैं, क्योंकि हमने आर्डर के टेबल में से सारी इन्फॉर्मेशन को लिस्ट बना के पेज पे भेज दिया था, और पेज में हमने इसको रिसीव करके एक फार ईच लूप घुमाई, और वो फार ईच लूप जो है वो 4 दफ़ा चली है और उसने 4 रोज बना दी हैं, जबकि पहली रो हमने खुद से पहले से क्रिएट कर ली थी। हमें करना क्या होगा, हमें उसको कहना होगा सिर्फ परचेज की रिपोर्ट बनाओ, सिर्फ परचेज वाले रिकॉर्ड दिखाओ, जिनकी आर्डर टाइप सेल है वो ना दिखाओ, आर्डर टाइप परचेज दिखाओ। तो हमें ये काम कहाँ करना होगा, हमने अपने एक्शन में कहाँ पे डेटाबेस से इंफॉर्मेशन पिक की है, तो ये है वो जगह जहाँ पे हमने इंफॉर्मेशन पिक की थी। डेटाबेस के आर्डर के टेबल्स की लिस्ट बना के व्यू को भेज दो। तो हम कहेंगे आर्डर्स कौन से, आर्डर डॉट वेयर, वो वाले आर्डर where x represent x goes to x start, जहाँ पे आर्डर की टाइप इक्वल इक्वल टू स्ट्रिंग पास कर दें परचेज हो, जहाँ पे आर्डर की टाइप परचेज हो, तो बन गई क्यूरी कंप्लीट। यानी परचेज रिपोर्ट में आर्डर्स के टेबल से सारे आर्डर नहीं भेजने, बल्कि वो वाले आर्डर भेजने हैं जहाँ पे आर्डर की टाइप इक्वल इक्वल टू परचेज हो। इन सारे आर्डर्स की लिस्ट बन जाए, परचेज के आर्डर की लिस्ट बन के व्यू को चली जाए। किस व्यू को, परचेज रिपोर्ट वाले व्यू को। अब चेक करते हैं क्या हमारा काम हो रहा है सक्सेसफुली। उम्मीद है वहाँ पे अब 4 नहीं 3 आर्डर आ रहे होंगे और वो तीनों परचेज के होंगे, क्योंकि हमने जो है वो डेटाबेस से आर्डर से टेबल से इंफॉर्मेशन जो है अब सिर्फ परचेज टाइप आर्डर की पिक की है, सेल्स वाले आर्डर की पिक नहीं की। जब तक ये लोड हो रहा है आप एक और काम कर लें कि अपनी इस रिपोर्ट के साथ जो है इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर लें। इस पर रेड कलर नहीं आ सका, तो बॉर्डर जो है वो नहीं अप्लाई हो सका, बॉर्डर टेबल डेंजर कलर का नहीं हो सका। तो हम जो है वो टेबल हेडिंग का कलर चेंज कर लेते हैं, यानी पहली रो जो बननी है उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेते हैं। बैकग्राउंड कलर रेड कर लें, इंडियन रेड कर लें। रेड कलर पे हमें जो है वो टेक्स्ट का कलर भी चेंज करना होगा, टेक्स्ट का कलर जो है वो आप वाइट कर लें। अब चेक करते हैं, मैं आपकी दोबारा, सॉरी परचेज में नहीं, रिपोर्ट्स में, ट्रांजैक्शन रिपोर्ट में, सॉरी परचेज क्लिक हो गया, रिपोर्ट्स में, ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स में परचेज रिपोर्ट पे क्लिक कर रहा हूँ। परचेज रिपोर्ट आप लोगों के सामने आ रही है। तो परचेज रिपोर्ट में अब आर्डर नंबर 1 नहीं आया, आर्डर 2, 3 और 4 तीन आर्डर्स आए हैं, और ये तीनों आर्डर जो हैं ये परचेज टाइप के हैं। इस बार इस सेल्स का आर्डर उसने पिक नहीं किया, क्योंकि हमने उसको इंस्ट्रक्शन दी थी कि तुमने सिर्फ डेटाबेस में आर्डर्स के टेबल से वेयर वो वाले आर्डर सेलेक्ट करने हैं जिनकी टाइप परचेज होगी। तो यहाँ पे हमेशा परचेज के आर्डर शो करेंगे, और परचेज की रिपोर्ट में परचेज के आर्डर ही आने चाहिए। क्या हम इस परचेज रिपोर्ट को सेंटर में लिख सकते हैं ऊपर, तो इसको भी आप सेंटर के टैग में ऐड कर दें, जो ऊपर परचेज रिपोर्ट लिखा हुआ है इसको भी मैं सेंटर के टैग में शिफ्ट कर दिया है। इसके अलावा हम इस पेज में और क्या कर सकते हैं, आप चाहें तो कुछ कॉलम को ख़त्म किया जा सकता है, जैसा कि
जो कॉलम आपको इंपॉर्टेंट नहीं लगता उसको ख़त्म किया जा सकता है। मे बी अभी कस्टमर का एड्रेस या कस्टमर का कॉन्टैक्ट नंबर रिमूव कर दिया जाए। अलबत्ता ये डेट को जो है हम सेट कर सकते हैं, आर्डर की डेट को एडजस्ट किया जा सकता है। आर्डर आईडी वाले कॉलम को आर्डर नंबर कह देते हैं। आर्डर आईडी वाले कॉलम को आर्डर नंबर कह देते हैं। इसी तरह से जहाँ पे डेट आ रही है, आर्डर की डेट को हम बदल लेते हैं। आर्डर की डेट को पहले तो डॉट टू स्ट्रिंग करें, डेट को डॉट टू स्ट्रिंग करें, और अब इसको जो है वो आप जो है वो इसको कन्वर्ट कर लें जिसमें भी आपने कन्वर्ट करना है। यानी मैं लिख लूँगा कि ये जो है ये डेट टाइम में कन्वर्ट हो जाए कॉलम पहले, डेट टाइम डॉट पार्स। अच्छा, पार्स का फंक्शन जो है, यहाँ पे आप किसी भी चीज़ को बदल सकते हैं। यहाँ पे आपको जो भी चीज़ पास करनी है वो सेटिंग में होनी चाहिए, तो मैंने उसको सेटिंग में कन्वर्ट कर लिया। और मैंने कहा कि ये इन्फॉर्मेशन जो है ये डे टाइम टाइप में चेंज हो जाए, पार्स हो जाए, कन्वर्ट हो जाए डे टाइम में। हमने इसको पहले भी यूज़ किया हुआ है, हमने इन डॉट पार्स के तौर पर यूज़ किया हुआ है उसको, या हमने इसको पहले यूज़ किया था डबल डॉट पार्स के साथ। डबल में कन्वर्ट हो जाए ये वाली इन्फॉर्मेशन, लेकिन उस इन्फॉर्मेशन को पहले सेटिंग में बदलना होगा फिर डबल में बदलना होगा। इस केस में आपको पता है क्योंकि डेट आ रही है, तो हम इसको जो है वो डेट टाइम में बदलेंगे, डेट टाइम डॉट पार्स। आपकी डेट को मैंने सेटिंग में कन्वर्ट किया क्योंकि पार्स का फंक्शन वैल्यू सेटिंग में रिसीव करता है। अब पार्स का फंक्शन काम करेगा क्योंकि हमने वैल्यू को सेटिंग में बदल के इसको पार्स को दिया है और इसे कहा कि इसको तुम्हें डेट टाइम में कन्वर्ट कर देना है। डे टाइम में कन्वर्ट हो गया। अब आप जब डे टाइम में कन्वर्ट हो जाएगा तो आप डार्ट लगाएं तो देखिए आपके पास कितनी ऑप्शन आ रही हैं। आप इस डेट में से सिर्फ ईयर निकाल सकते हैं, इस डेट में एक दिन ऐड कर सकते हैं, एक घंटा ऐड कर सकते हैं, डिफरेंट ऑप्शंस आ रही हैं। इस डेट में से सिर्फ आवर्स निकाल सकते हैं कि किस टाइम किस घंटे में ये जो है आर्डर आया है, किस मिली सेकेंड पे या किस मिनट में ये आर्डर आया है, वीक के किस दिन में ये आर्डर आया है। ये सारी ऑप्शन है, लेकिन हमने फ़िलहाल जो है हमने जो है इसमें से डार्ट टू शार्ट डेट सेटिंग निकालनी है, बल्कि शार्ट डेट सेटिंग नहीं निकालनी, डार्ट टू लॉन्ग डेट सेटिंग निकालनी है। अपने इसमें से सिर्फ डेट की इंफॉर्मेशन निकालनी है। तो दोबारा बता रहा हूँ कि आपको अपने डेट की इन्फॉर्मेशन को सेटिंग में कन्वर्ट करना पड़ा क्योंकि हम उसको बदलने जा रहे हैं। पार्स का फंक्शन सेटिंग में इन्फॉर्मेशन लेता है। पार्स किस में कर दिया, किस में बदल दिया, डेट टाइम टाइप में बदल दिया। आपकी इन्फॉर्मेशन को डेट टाइम में बदल दिया गया। डेट टाइम में बदलने के बाद हमने उसको जो है उसकी डेट के फॉर्मेट को जो है वो किसी और फॉर्मेट में कर दिया। किस फॉर्मेट में कर दिया है ये अब आप देख लें। ये डेट आ रही थी, मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ तो ये देखिए हमने उसको लॉन्ग डेट में शो कर दिया, टाइम साथ गायब कर दिया, टाइम नहीं शो करे किस टाइम ये ऑर्डर आया है। ट्यूसडे 26 मई को ऑर्डर आया है, ट्यूसडे 26 मई को ऑर्डर आया है, और आज संडे 7 जून को एक ऑर्डर आया है। अब आप इस डेट टाइम के साथ जो है और डार लगा के और भी जो है वो डिफरेंस के फीचर्स को देख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं क्या कर रहा हूँ, नेक्स्ट मैं ऊपर हेड वाले कॉलम में जाके एक नया हेड ऐड कर रहा हूँ, टेबल हेड, जिसमें मैं लिख रहा हूँ एक्शन। और नीचे मैं यहाँ पे टेबल डाटा के अंदर जाके भी जो है वो मैं एक बटन लगा रहा हूँ हर एक के आगे, उसको भी नॉर्मल तरीके से जितना पहले किया है। और यहाँ पे मैं बटन लगाने लगा हूँ एंकर के टैग के साथ, और बटन में मैं लिखने लगा हूँ व्यू इनवाइस। इस ऑर्डर की डिटेल देखने के लिए मैंने व्यू इनवाइस का बटन लगा दिया। चेक करें क्या पे चेंज आया पेज में। तो व्यू इनवाइस का बटन नज़र आ रहा है आपको, यहाँ पे ये बटन डिस्प्ले हो रहा है। बटन चाहे तो आप जो है वो इसको कोई और कलर भी कर सकते हैं, इस पर क्लास अप्लाई कर दें जो भी आप लोग जानते हैं, BTN सेकेंडरी की क्लास, या BTN सक्सेस की क्लास लगा दें। व्यू इनवाइस के बटन्स आ गए हैं। या इसकी डिटेल देखने के लिए आप कोई ग्लिफ आइकन भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे व्यू इनवाइस पे क्लिक करके इस परचेज रिपोर्ट की डिटेल ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि ये हाजी की तरफ से जो माल परचेज हमने किया है, या उसामा शाह से जो माल परचेज किया, या उमर से माल परचेज किया, इसमें सिर्फ ये डिटेल आ रही है कि उमर से माल परचेज किया 26 मई को। क्या माल परचेज किया वो हमें इस व्यू इनवाइस की डिटेल में जाके देखना होगा, पता करना होगा कि हमने क्या माल परचेज किया है। तो व्यू इनवाइस पे क्लिक करके हम एक और पेज ओपन करेंगे जिसका नाम होगा
इसका नाम था परचेज रिपोर्ट, उसका नाम होगा रिपोर्ट डिटेल, या उसका नाम हम रख देते हैं इनवाइस। उस पेज का नाम ही हम इनवाइस रख देंगे। तो आप लोगों को यहाँ पे मेंशन करना होगा कि आप कौन, जैसे इस पे क्लिक हो तो कौन सा एक्शन चलेगा। तो एच रेफरेंस में लिखते हैं कि ये वाला एक्शन चलेगा, @ URL डॉट एक्शन चलना चाहिए। कौन सा एक्शन चलना चाहिए? इनवाइस का एक्शन चलेगा। इनवाइस का एक्शन बना कहाँ पे होगा? इनवाइस का एक्शन भी हम रिपोर्ट्स के फोल्डर के अंदर ही बनाएंगे। रिपोर्ट्स के फोल्डर के अंदर ही इनवाइस वाला एक्शन बनाएंगे। लेकिन इस इनवाइस वाले एक्शन को हम लोग क्या पहुंचाएंगे? इस इनवाइस वाले एक्शन को हम लोग जो है वो आईडी पहुंचाएंगे कि कौन सा ऑर्डर देखना है आपने। तो न्यू आईडी इज इक्वल टू, हम यहाँ से इसको आईडी भेजेंगे, ऑर्डर डॉट, किस ऑर्डर पे क्लिक हुआ है उस ऑर्डर का आईडी भेजेंगे। ठीक है, ऑर्डर का आईडी यहाँ पे दिखा भी रहे हैं, ऑर्डर का टाइम, कस्टमर की सारी डिटेल दिखा रहे हैं, लेकिन साथ एक बटन लगा रहे हैं जिस बटन पे क्लिक होकर इनवाइस वाला एक्शन चला करेगा। और उस एक्शन को हम जो है वो जिस ऑर्डर पे क्लिक होगा, दूसरे ऑर्डर पे, तीसरे ऑर्डर पे, चौथे ऑर्डर पे, जिस ऑर्डर पे क्लिक होगा उस ऑर्डर का आईडी भी भेज रहे हैं। ये एक्शन कहाँ बनेगा? रिपोर्ट्स वाले कंट्रोलर के अंदर इनवाइस के नाम से एक एक्शन बनेगा। इसका पेज भी बना लेना चाहिए। रिपोर्ट वाले फोल्डर के अंदर एक और व्यू बना लें इनवाइस के नाम से। ओके, बन गया। इस पे भी अपनी लेआउट सेट कर लें। लेआउट लेआउट वही सेट कर लें जो कि आपने परचेज रिपोर्ट के ऊपर सेट की थी। इस लाइन को लिखा भी जा सकता है, मैं कॉपी कर रहा हूँ। और बता दें कि इसके ऊपर भी लेआउट जो है वो एडमिन साइड वाली लगनी है। बल्कि जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, हमने बाय डिफ़ॉल्ट व्यू स्टार्ट पेज में मेंशन किया हुआ था कि अगर मैं किसी पेज के ऊपर बताऊंगा नहीं कि कौन सी लेआउट लगनी है तो तुमने लेआउट एडमिन वाली लगा देनी है। बिल्कुल ऐसे ही है, व्यू स्टार्ट में ये मैंशनड है। तो इसका मतलब है कि हमें ज़रूरत नहीं है बताने की, ना इस पेज के ऊपर बताने की ज़रूरत है कि कौन सा लेआउट पेज लगना है बाय डिफ़ॉल्ट, ना ही हमें परचेज रिपोर्ट के ऊपर जाके बताने की ज़रूरत थी कि कौन सा जो है वो पेज लेआउट बाय डिफ़ॉल्ट अप्लाई होनी है। एक्शन बनाना होगा, रिपोर्ट कंट्रोलर के अंदर आ जाएं। रिपोर्ट कंट्रोलर में परचेज रिपोर्ट का एक्शन बना हुआ है। इधर मैं एक और एक्शन बना रहा हूँ, पब्लिक एक्शन रिजल्ट इनवॉइस के नाम से। और ये सिर्फ एक्शन खाली नहीं होगा, इसको एक आईडी मिला करेगा हर बारी। कौन से ऑर्डर की इनवॉइस खोलनी है, इसको एक इंटीजर आईडी पहुंचा करेगा। और ये एट द एंड जब चलने के बाद जो है वो आपको सामने रिटर्न कर दिया करेगा एक व्यू, रिटर्न हो जाएगा एक व्यू। कौन सा व्यू ओपन हो जाए? यही वाला व्यू ओपन हो जाए जिसका नाम है इनवाइस। ये व्यू ओपन हो जाएगा। अच्छा, इस व्यू को आईडी आईडी पहुंच रही है। तो हम यहाँ पे भी कोड करेंगे, डेटाबेस डॉट ऑर्डर्स के टेबल से डॉट वेयर, सेम ऊपर वाला काम दोबारा करेंगे। सारे ऑर्डर की रिपोर्ट नहीं भेजनी पेज पे, हमने सिर्फ कौन सा ऑर्डर भेजना है, वेयर ऑर्डर आईडी, ऑर्डर्स के टेबल में से वो वाला ऑर्डर ओपन हो जाए जिसका आईडी हमें भी यहाँ पे पहुँचा है। और हमें इसकी डॉट टू लिस्ट चाहिए, डॉट टू लिस्ट बना के। इसको भी आप वेरिएबल में रिसीव कर लें। ऑर्डर की डिटेल आ गई और इसको यहाँ पे यूज़ कर लें। अच्छा, परचेज रिपोर्ट में आप लोगों ने ऑर्डर्स के टेबल में से कौन सा ऑर्डर मंगवाया वो वाले सारे ऑर्डर्स की लिस्ट बना दो जिनकी टाइप परचेज है। लेकिन इनवाइस के पेज में क्या होगा? इनवाइस के पेज में ऑर्डर्स के टेबल में से कौन सा ऑर्डर लेके आओ? सिर्फ वो ऑर्डर लेके आओ जिस ऑर्डर की ऑर्डर आईडी वो है जो हमें पहुंचाई गई है। यानी कि किस जिस जिस ऑर्डर की इनवाइस पे क्लिक हुआ होगा
उसकी आईडी पहुंचेगी, आर्डर नंबर 2, आर्डर नंबर 3, आर्डर नंबर 4 यहाँ पर रिसीव होगा, आईडी 4 रिसीव होगी। तो हमें जो है वो आर्डर के टेबल से आर्डर नंबर 4 की जो है वो इन्फॉर्मेशन पिक करनी है और वो इन्फॉर्मेशन व्यू को भेज देनी है। किस व्यू को? इनवाइस वाले व्यू को। दूसरी तरफ इनवाइस वाला व्यू बनाना स्टार्ट करते हैं। इनवाइस वाला व्यू हमने बना लिया है। इनवाइस वाले व्यू के अंदर जो है वो मैं सेम परचेज रिपोर्ट वाला जो है ऊपर वाली लाइन जो है वो कॉपी कर रहा हूँ और उसको इनवाइस रिपोर्ट के ऊपर लिख रहा हूँ। आर्डर वाला मॉडल यहाँ पर रिसीव होगा, इसका नाम है इनवाइस। इस इनवाइस को भी हम सेंटर में लिख लेते हैं। इस पर सेंटर का टैग लगा दिया और क्लोजिंग टैग जो है वो हेडिंग के बाद लिख लें। हेडिंग के बाद लिख दिया। अच्छा, यहाँ पे आर्डर की लिस्ट पहुंची होगी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक आर्डर आ रहा होगा। यहाँ तो आर्डर नंबर 2 पे क्लिक होगा तो आर्डर नंबर 2 जो है यहाँ पे रिसीव हो जाएगा ऊपर, या आर्डर नंबर 3 रिसीव हो जाएगा, या आर्डर नंबर 4 रिसीव हो जाएगा। क्योंकि हमने वहाँ पे कंट्रोलर में बता दिया है कि आर्डर्स के टेबल में से सिर्फ वो वाला आर्डर पिक करके लिस्ट में बना के व्यू को भेजना है जो कि जिस आर्डर की तुम्हें आईडी रिसीव होगी। यानी आर्डर नंबर या तो 2 या 3 या 4 जो भी आर्डर रिसीव होगा, उस आर्डर को लिस्ट में डाल के इस लिस्ट को पेज पे भेज दिया इनवाइस वाले पे, और उस आर्डर को हम डिस्प्ले कर देंगे। उस आर्डर का हमने क्या क्या डिस्प्ले करना है, यहाँ पे हम उसके लिए भी कोड करने लगे हैं। बेसिकली यहाँ पे हमें जो है एक तो आर्डर के टेबल की इंफॉर्मेशन शो करनी है और दूसरे आर्डर डिटेल के टेबल की इंफॉर्मेशन शो करनी है। तो हमें यहाँ पे दो टेबल चाहिए होंगे। एक टेबल जिसके अंदर हम आर्डर डिटेल की टेबल शो कर देंगे, एक तो हम टेबल में आर्डर की इंफॉर्मेशन शो कर देंगे, आर्डर इंफॉर्मेशन शो कर देंगे। आर्डर टेबल की इंफॉर्मेशन शो कर देंगे और इस तरह हमें एक और टेबल चाहिए होगा जिसमें हम आर्डर डिटेल के टेबल की इंफॉर्मेशन को शो कर देंगे। आर्डर डिटेल टेबल के इंफॉर्मेशन को शो कर देंगे। टेबल्स की हम सेटिंग कर लेते हैं। टेबल में आप लोगों को पता हम कुछ क्लासेस अप्लाई करते हैं। टेबल की, टेबल रिस्पॉन्सिव की, टेबल एच ओवर की, टेबल बॉर्डर्ड की। ये डिफरेंट क्लासेस हम यूज़ करते हैं। इसको नीचे वाले टेबल में मैं यूज़ कर रहा हूँ। यही क्लासेस जो है इनको मैं नीचे वाले टेबल में भी यूज़ कर रहा हूँ। हमारे इस पेज पे, इनवाइस वाले पेज पे दो टेबल्स बनने हैं। एक टेबल पे हम आर्डर की इन्फॉर्मेशन शो कर देंगे और दूसरे टेबल पे आर्डर डिटेल टेबल की इन्फॉर्मेशन शो कर देंगे। तो इस काम को स्टार्ट करते हैं हम लोग। अच्छा, इस टेबल के अंदर हमें मजीद ये वर्किंग करनी होगी कि हमें इसमें कुछ जो है वो सेल्स बनाने होंगे, रोज़ भी मजीद चाहिए होंगी। तो प्लान कुछ इस तरह से कर रहा हूँ कि मैं इसमें 4 सेल ऐड कर रहा हूँ, 4 सेल ऐड कर रहा हूँ और इस तरह की 4 रोज बना रहा हूँ जिसमें 4 4 सेल होंगे। जी, तो मैंने 4 रोज बना ली और हर हर रो में 4 4 सेल हैं। ये सेल किस काम आएंगे? एक तो आप यहाँ पे आर्डर का नंबर शो करेंगे, साथ आप लोग आर्डर की डेट शो करेंगे, आर्डर की डेट अगली रो में शो कर लें। अगली रो के पहले सेल में आर्डर की डेट शो कर लें। उससे अगली रो के सेल में आर्डर का स्टेटस शो कर लें और फोर्थ रो के पहले सेल में आर्डर की टाइप शो कर लें। जबकि इन रो के तीसरे तीसरे सेल में मैं लिख रहा हूँ कि यहाँ पे सेलर का यहाँ पे नेम आएगा, पर्सन नेम जिसने ऑर्डर दिया होगा उसका ईमेल आएगा, उसका कॉन्टैक्ट नंबर आएगा जो उसने एंटर किया होगा, और उसका फ़ोन नंबर आएगा। पर्सन नेम को सॉरी हमें जो है फर्स्ट रो में शो करवा दें, उसका ईमेल यहाँ पे शो करवा दें।
या फ़ोन नंबर यहाँ पे शो करवा दें, ईमेल नीचे शो करवा दिया, कॉन्टैक्ट यहाँ पे शो करवा दें, ईमेल हो गया, पर्सन नेम हो गया, और लास्ट पे जो है आप उसका एड्रेस ले लें। यहाँ पे हम इंफॉर्मेशन को शो करेंगे। मैं इस टेबल को आप लोगों के सामने चला के दिखा रहा हूँ, फिर आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि ये हम क्या करने जा रहे हैं। पहले इस टेबल को मैं रन कर रहा हूँ आप लोगों के सामने। अगर आप चाहें तो ऊपर बड़ा सा लिखा जा सकता है आर्डर इनवाइस, और ये सेंटर में आना चाहिए। तो पहले हम परचेज रिपोर्ट को ओपन करेंगे। परचेज रिपोर्ट से इसको रन करते हैं। परचेज के अंदर जो ऑर्डर आ रहे होंगे, किसी एक ऑर्डर पे मैं क्लिक करूंगा, और जैसे किसी एक ऑर्डर पे क्लिक करूंगा तो आप लोगों के सामने उस ऑर्डर की इनवाइस ओपन हो जाएगी। इनवाइस में भी ऑर्डर का डाटा शो नहीं हो रहा होगा, और इनवाइस में ऑर्डर की डिटेल भी शो नहीं हो रही होगी, क्योंकि अभी हमने सिर्फ टेबल्स बनाए हैं, स्ट्रक्चर थोड़ा सा बनाया है, जबकि उसके अंदर बाकी इन्फॉर्मेशन जो है वो भी शो करने वाली रहती है। उससे पहले मैं एक दफ़ा चाह रहा हूँ कि आप लोगों को जो है वो परचेज रिपोर्ट पे व्यू इनवाइस पे क्लिक करके इनवाइस का पेज ओपन करके दिखा दूँ कि इनवाइस के पेज में क्या शो हो रहा है। ठीक है, ये परचेज रिपोर्ट ओपन हो गई आप लोगों के सामने। अगर आप लोग चाहें तो इस बटन को भी रेड कर सकते हैं ग्रीन की बजाय, क्योंकि ये सारी रिपोर्ट में ओवरऑल जो है वो रेडिश कलर यूज़ किया गया है। तो अगर आप लोग चाहें तो हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं। यानी परचेज रिपोर्ट में जो लास्ट पे बटन आ रहा है जिस पे क्लिक करके इनवाइस वाला पेज खुलता है, उस बटन का कलर जो है वो डेंजर किया जा सकता है। बटन डेंजर या बटन आउटलाइन डेंजर की क्लास अप्लाई कर दिया मैंने। नहीं, आउटलाइन डेंजर से जो है वो उस पर कर्सर लाने पे कलर चेंज होगा नहीं, हम बटन डेंजर ही कर देते हैं इसको। चेक करें क्या ये अप्लाई हो रहा है बटन पे। ठीक है, व्यू इनवाइस पे क्लिक किया। मैं लास्ट ऑर्डर जो कि उसामा शाह का ऑर्डर है उसके व्यू इनवाइस पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे व्यू इनवाइस पे क्लिक करूंगा तो ये आपके सामने ऑर्डर की इनवाइस ओपन हो जाएगी, जिसमें ऑर्डर का नंबर लिखा होगा, ऑर्डर की डेट होगी, ऑर्डर का स्टेटस होगा, ऑर्डर की टाइप होगी, पर्सन का नेम आ रहा होगा इन सेल्स में, कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आ रहा होगा। अभी ये इन्फॉर्मेशन शो नहीं हो रही, लेकिन हेडिंग्स डिस्प्ले हो गई हैं। इसी तरह नीचे से ऑर्डर की डिटेल शो हो रही होगी कि उस ऑर्डर में आपने कौन कौन सी प्रोडक्ट मंगवाई है। तो अब इस काम को स्टार्ट करते हैं। ऑर्डर नंबर, ऑर्डर डेट, ऑर्डर स्टेटस, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल, पर्सन नेम वगैरह शो कर लेते हैं यहाँ पे। तो इनवाइस वाले पेज पे वापस आएँ। आपको जो है इस टेबल के ऊपर एक लूप लगानी होगी, एट द रेट फॉर ईच लूप, कि आपके जो है वो कौन सा मॉडल रिसीव हुआ है। यहाँ पे आपका ऑर्डर का मॉडल रिसीव हुआ है, तो उस मॉडल के अंदर आपको पता है एक ही ऑर्डर आया होगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वार वेरिएबल ओ इन मॉडल। मॉडल के अंदर जो है, मॉडल के अंदर से जो है वो वेरिएबल निकाल, यानी मॉडल के अंदर जो भी रिकॉर्ड आया उसको निकाल लिया जाए, और उस रिकॉर्ड को हम इस पहले टेबल में लगा देंगे। यकीनन एक ही टेबल बनेगा, क्योंकि हम श्योर है कि किसी एक ऑर्डर की इनवाइस पे क्लिक हुआ होगा और वही ऑर्डर जो है यहाँ पे ओपन होने के लिए तैयार है। तो ये फॉर ईच लूप को जो है मुझे उम्मीद है कि ये सिर्फ एक ही टेबल बनेगा। इस टेबल के अंदर क्या क्या शो करना है, ये फॉर ईच लूप एक दफ़ा चलेगी और उसके अंदर एक टेबल बनेगा। टेबल के अंदर 4 रोज बनेंगे और हर रो के अंदर दो दो सेल हैं। तो यहाँ पे हमने शो करना है एट द रेट ओ डॉट, हमारे उस ऑर्डर का आईडी शो हो जाएगा यहाँ पे एट द रेट। अच्छा, हमें ये श्योरिटी है कि एक ही ऑर्डर आना है, इसलिए हमने फॉर ईच लूप के अंदर टेबल बनाया है। और टेबल अगर दो तीन रिकॉर्ड आने होते, दो तीन ऑर्डर पे एक साथ क्लिक होता तो फिर ये दो तीन टेबल बनने थे, लेकिन अब क्योंकि उसने किसी एक ऑर्डर नंबर पे क्लिक करना है तो उसी एक ऑर्डर के लिए टेबल बन जाएगा, उसमें ऑर्डर की आईडी आ जाएगी एट द रेट ओ डॉट, ऑर्डर देने वाले का नेम आ जाएगा। इसी तरह से एट द रेट ओ डॉट, ऑर्डर की डेट आ जाएगी एट द रेट ओ डॉट, ऑर्डर का कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। थर्ड रो में आ जाएं, एट द रेट ओ डॉट, ऑर्डर का स्टेटस आ जाएगा। थर्ड रो के दूसरे सेल में एट द रेट ओ डॉट, ऑर्डर देने वाले का ईमेल आ जाएगी।
इसी तरह से फोर्थ रो के पहले सेल में @ ऑर्डर देने वाले का ऑर्डर की टाइप आ जाएगी कि सेल ऑर्डर है कि परचेज ऑर्डर है। डेफिनेटली परचेज ऑर्डर होगा। और इस तरह यहाँ पे जो है वो @ एड्रेस आ जाएगा ऑर्डर का। अब चेक करते हैं रिपोर्ट को, जाके रिफ्रेश करते हैं, देखें रिपोर्ट में क्या इम्पैक्ट आया है। ऑर्डर नंबर 4 पे क्लिक किया था उसने, बेशक एक दफ़ा बैक चले जाएं, बैक जाके व्यू इनवाइस पे क्लिक करें। तो जैसे व्यू इनवाइस पे क्लिक होगा तो देखिए ऑर्डर नंबर 3, क्योंकि ऑर्डर नंबर 3 पे क्लिक हुआ था, उमर ने दिया था वो ऑर्डर, उमर का कॉन्टैक्ट नंबर ये था, ये एक परचेज ऑर्डर था, इसकी पेमेंट हो चुकी है, ये ऑर्डर इस डेट को आया है। इस डेट के फॉर्मेट को भी सेट किया जा सकता है। इसी तरह से जो है वो ईमेल हमने सही नहीं लिखी थी, एड्रेस सही नहीं लिखा था। और अगर मैं बैक करके यहाँ पे तीसरे वाले ऑर्डर पे क्लिक करूँ, उसामा शाह वाले ऑर्डर पे, तो आपके सामने उसामा शाह वाला ऑर्डर आ जाएगा, जो उसामा शाह ने दिया था, उसका फ़ोन नंबर आ जाएगा, उसकी डिटेल आ जाएगी। अच्छा, ये ऑर्डर के टेबल से इन्फॉर्मेशन हमने एक टेबल में 4 रोज में शो करवा ली है, हर रो में 4 4 सेल बनाए हैं। लेकिन उस ऑर्डर की डिटेल में हमने क्या क्या प्रोडक्ट्स का ऑर्डर दिया था वो यहाँ पे डिस्प्ले करनी होंगी, तो हमें नीचे वाले टेबल पे भी काम करना होगा। तो नेक्स्ट हम काम कर रहे हैं नीचे वाले टेबल पे, अगले टेबल पे एक और फॉर ईच लूप घुमानी होगी। बल्कि आपको पहले वाले टेबल की फॉर ईच लूप को नेक्स्ट टेबल को भी इसके अंदर कवर करना होगा, क्योंकि ऑर्डर के टेबल के अंदर से ही हम ऑर्डर डिटेल के टेबल तक जाएंगे। तो पहले टेबल की लूप को जो है वो दूसरे टेबल के बाद ख़त्म करना है, और इस टेबल को हम एक और फॉर ईच लूप में कर लेंगे, बल्कि इस टेबल की रो को हम एक और फॉर ईच लूप में कर देंगे। तो पहला टेबल क्योंकि हमारा कंप्लीट है, हम इसको कोलैप्स कर सकते हैं ताकि हम इसको अंडरस्टैंड कर सकें इजी से। तो फॉर ईच लूप के अंदर एक टेबल बन जाएगा आपका, जिसमें आपको ऑर्डर की इन्फॉर्मेशन शो हो जाएगी, और इसी फॉर ईच लूप के अंदर एक और टेबल बनेगा, जिसके अंदर कितनी रोज बनेंगी ये हमने डिसाइड करना है। इसके अंदर जो है वो 2 रोज तो हम डिसाइड कर रहे हैं बनेंगी। पहली रो में क्या क्या होगा, पहली रो में हम प्लान कर लेते हैं कि पहली रो में एक तो प्रोडक्ट की पिक्चर होगी कि कौन सी प्रोडक्ट उसने मंगवाई है, और पहली रो में हम जो है वो 5 कलम दिखा रहे हैं। एक तो प्रोडक्ट की पिक्चर होगी, दूसरा प्रोडक्ट का नेम होगा, तीसरा प्रोडक्ट की प्राइस होगी, फोर्थ नंबर पे प्रोडक्ट की क्वांटिटी होगी, और फिफ्थ नंबर पे प्रोडक्ट की अमाउंट होगी। ये एक टेबल बनेगा, ज़रूर बनेगा दूसरा टेबल भी, उसमें एक रो तो ज़रूर बनेगी। इस टेबल में रिकॉर्ड कितने आने हैं, उस रिकॉर्ड के लिए एक इस टेबल में एक चीज़ मंगवाई गई है, 2 चीज़ें मंगवाई गई हैं कि 3 चीज़ें मंगवाई गई हैं, इसके ऊपर हम एक फॉर ईच लूप घुमा देंगे। आप चाहें तो इस टेबल डाटा को भी टेबल हेडिंग कर लें, क्योंकि ये ऊपर हेडिंग बननी है आपके इस टेबल में। मैं आप लोगों को क्लियर करने के लिए एक दफ़ा दोबारा से जो है वो इस पेज को चला के दिखा देता हूँ, ताकि उसके बाद हम जो है वो नेक्स्ट काम करें। एक रो तो बननी बननी है, उसके बाद भी कोई रो बननी है, कितनी रो बननी है, उस रो के ऊपर हम जो है एक फॉर ईच लूप घुमा के चलाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपके पेज की दफ़ा रिफ्रेश कर रहा हूँ, देखिए पेज में क्या चेंज आया। तो ये मैंने एक टेबल बना दिया जिसमें ऑर्डर की इन्फॉर्मेशन आ रही है, और अब इस टेबल में जो है वो ऑर्डर के अंदर कौन कौन सी प्रोडक्ट मंगवाई गई हैं वो दिखाई जाएंगी। प्रोडक्ट की पिक्चर, प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन भी दिखाई जा सकती है, प्रोडक्ट की प्राइस, क्वांटिटी और अमाउंट, और टोटल बिल शो कर देंगे इस टेबल के फुटर में। अच्छा, इस टेबल में कितनी रोज आनी है, जिस ऑर्डर में आपने एक चीज़ मंगवाई होगी तो एक रो बननी चाहिए यहाँ पे, जिस ऑर्डर में आपने 2 या 3 या 4 चीज़ें मंगवाई हैं तो वो यहाँ पे 2 3 या 4 रोज और बननी चाहिए इस टेबल में। तो इसलिए पहली रो तो फिक्स है कि ये बननी बननी है। उसके बाद कितनी रो मजीद बननी है वो हम यहाँ पे इसके ऊपर जो है वो एक और फॉर ईच लूप घुमाएंगे। इसके ऊपर मैं एक और फॉर ईच लूप चला रहा हूँ, एक और फॉर ईच लूप चला रहे हैं, और इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ वेरिएबल ऑर्डर डिटेल इन ओ डॉट, ऑर्डर का टेबल का लिंक है ऑर्डर डिटेल के साथ। तो अभी हम पहले वाली लूप से बाहर नहीं निकले, उसके अंदर एक और लूप घुमाई है। तो पहले वाली लूप क्या करती है, वो आपके ऑर्डर के टेबल से ऑर्डर को पिक कर लेती है, ओ को। उसके बाद मैंने कहा ऑर्डर के टेबल का आगे लिंक है ऑर्डर डिटेल के साथ, यानी उस जिस ऑर्डर में हमने क्लिक किया हुआ है ऑर्डर नंबर 3 या ऑर्डर नंबर 4, उसकी डिटेल देखो, उसकी डिटेल में कितना रिकॉर्ड है। तो उसको मैंने कहा ऑर्डर के आगे ऑर्डर डिटेल के टेबल में चले जाओ कि उस ऑर्डर में कितनी डिटेल्स हैं। तो उस ऑर्डर की जितनी डिटेल होंगी, 1 रिकॉर्ड, 2 रिकॉर्ड, 3 रिकॉर्ड, 4 रिकॉर्ड,
उतनी तुमने रोज और बना देनी है ऐसे। और इन रोज के अंदर भी कितने कितने सेल बनेंगे, क्योंकि हेडिंग में 3 सेल 5 सेल है, तो यहाँ पे भी हम 5 सेल बना देंगे। क्योंकि इसमें 5 सेल है तो यहाँ पे भी हम जो है वो इसको कह देंगे कि तुम्हें 5 सेल बनाने हैं। एट द रेट नहीं आएगा, क्योंकि एक बेसिक एट द रेट जो है वो चल रहा है यहाँ पे, उसकी बॉडी के अंदर हम ये सारा काम कर रहे हैं, तो अंदर दोबारा एट द रेट लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो फॉर ईच लूप चलाएंगे। बल्कि यहाँ पे लगाना पड़ा, चेक करते हैं ये कैसे काम करेगा। और यहाँ पे मैं जो है 5 सेल ऐड कर रहा हूँ इसमें, 2 सेल्स 3 सेल 4 सेल और 5 सेल ऐड कर दिए दूसरी में। यहाँ पे हमने शो क्या करना है, इसमें हमने शो करना है एट द रेट ओ डॉट, बल्कि ओडी करेंगे, क्योंकि हम आर्डर के टेबल से अंदर जाके आर्डर जितनी जितनी उसमें आर्डर डिटेल है उस लूप में चले गए हैं। यानी पहले हमने आर्डर की लूप घुमाई और उस आर्डर की लूप के अंदर कहा कि आर्डर डिटेल देखो कितनी है, यानी आर्डर नंबर 3 में कितनी डिटेल्स के रिकॉर्ड है, एक रिकॉर्ड है, 2 रिकॉर्ड है, तो उतनी दफ़ा अंदर वाली लूप चलानी है। तो आर्डर डिटेल तक हम पहुंच गए हुए हैं। आर्डर डिटेल में अब चेक करना होगा। आर्डर डिटेल से एक तो आप लोगों ने प्राइड की प्राइस पिक करनी है 3rd नंबर पे। पहले मैं ये कर रहा हूँ एट द रेट आर्डर डिटेल डॉट परचेज प्राइस पिक करनी है आप लोगों ने। इसके अलावा एट द रेट ओ डी डॉट आर्डर डिटेल के अंदर से क्वांटिटी पिक करनी है। इसके अलावा आर्डर की डिटेल के अंदर से अमाउंट पिक करनी है। तो अमाउंट कैसे बनेगी, तो हमें ऊपर वाले 2 कॉलम को मल्टीप्लाई करना होगा, परचेज प्राइस मल्टीप्लाई बाय ओ डी डॉट, सॉरी मल्टीप्लाई बाय ओ डी डॉट क्वांटिटी। ये दोनों मल्टीप्लाई करने पे एरर दे देगा ये कि ये दोनों जो है ये कैसे मल्टीप्लाई हो सकते हैं, क्योंकि जब आपका मॉडल में डाटा आया है तो वो डाटा जो एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, तो हमें उसको जो है मल्टीप्लिकेशन में एरर आएगी। इसको चेक करते हैं अभी कैसा शो हो रहा है। 5 कॉलम थे 6 बन गए हैं, एक कॉलम रिमूव कर रहे हैं। अब मैं टेबल को पेज को दोबारा रिफ्रेश करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। तो ये देखिए आपका रिकॉर्ड किस तरह से शो हो रहा है। आपके आर्डर नंबर 4 के अंदर 900 प्राइस वाली और 900 प्राइस वाली 12 चीज़ें जो है वो ऑर्डर दी गई थी। 900 प्राइस को 12 क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होना है, 900 प्राइस को 12 क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होना है। तो अभी मल्टीप्लिकेशन सही नहीं हो रही हमारी, जबकि प्राइड की पिक्चर और प्राइड का नेम भी शो होना चाहिए। तो प्राइड का पिक्चर और प्राइड का नेम शो कर लेते हैं। प्राइड की पिक्चर कहाँ से मिलेगी, प्राइड का नेम कहाँ से मिलेगा, आर्डर डिटेल के अंदर तो प्राइड का आईडी होता है, आर्डर डिटेल डॉट प्राइड का एफ आई डी है। लेकिन क्योंकि प्राइड का एफ आई डी इसमें है, तो इसका मतलब है आर्डर डिटेल का टेबल का लिंक बना होगा आपका प्राइवेट के टेबल के साथ। आर्डर डिटेल के अंदर क्योंकि प्राइवेट की एफ आई डी आ रही है, तो हम आर्डर डिटेल के टेबल के अंदर से गुजरते हुए प्राइवेट के टेबल तक जा सकते हैं, और फिर प्राइवेट के टेबल का डार्ट जो है वो हम प्राइवेट का नेम डिस्प्ले कर सकते हैं। इसी तरह जिस तरह हमने आर्डर के टेबल पे डार्ट लगा के उसका, क्योंकि आर्डर का टेबल का लिंक है आर्डर डिटेल्स के साथ, तो हमने आर्डर डिटेल्स तक पहुंच गए और आर्डर डिटेल्स में जितने रिकॉर्ड थे उतनी दफ़ा लूप घुमा ली। तो इसी तरह आर्डर डिटेल का भी लिंक है प्राइवेट के टेबल के साथ। तो हम आर्डर डिटेल डॉट प्राइवेट का टेबल डॉट उसके अंदर से प्राइवेट का नेम दिखा दो, और यहाँ पे भी हम लिख देंगे एट द रेट आर्डर डिटेल के टेबल के अंदर से डॉट प्राइवेट के टेबल में जाके डॉट प्राइवेट के टेबल के अंदर से प्राइवेट की पिक्चर दिखा दो। तो पिक्चर का पाथ यहाँ पे शो हो जाएगा। क्योंकि हमने पाथ शो नहीं करना, तो हमें यहाँ पे इमेज का टैग बना लेना चाहिए, जैसा हम पहले भी करते रहे हैं। इमेज का टैग बना लें, और इमेज की हाइट विड्थ बहुत ज़्यादा अजीब ना हो तो वो आप सेट कर सकते हैं। 100 पिक्सल की हाइट हो इमेज की और 100 पिक्सल की विड्थ हो इमेज की। और इमेज लगाते कहाँ पे थे हम लोग, हम इमेज को सोर्स में लगाते थे, और सोर्स में क्या लिखते थे, एट द रेट URL डॉट कंटेंट।
और कंटेंट में हम क्या लिख लेंगे, एट द रेट URL डॉट कॉन्टेंट। यहाँ पे हम ये लिख लेंगे एट द रेट, ये सब कुछ, बल्कि एट द रेट अब दोबारा नहीं आएगा। तो इमेज को हमने इमेज के टैग के अंदर लगाया एट द रेट URL डॉट कॉन्टेंट करके, यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर देंगे एट द रेट के बगैर। तो ये अब आपकी इमेज का पाथ शो नहीं होगा, बल्कि वो इमेज के अंदर जो है वो इमेज डिस्प्ले हो जाएगी। आर्डर डिटेल का लिंक है प्राइवेट के टेबल के साथ, और प्राइवेट की पिक्चर भी दिखानी है, प्राइवेट का नेम भी दिखाना है। हमने इसे कह दिया है। आप चेक करें पेज पे क्या इम्पैक्ट आया। पेज को मैं फिर एक दफ़ा रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो ये देखिए आपके आर्डर इनवाइस शो हो रही है। आर्डर नंबर 4 के अंदर, जो कि उस उसामा शाह की तरफ से आर्डर आया था, उसमें टी शर्ट और टी शर्ट 900 वाली 12 पीस मंगवाए गए हैं, क्योंकि ये दोनों चीज़ें इस आर्डर में सेम मंगवाई गई थी। और ये कितने कितने अमाउंट बनती है, टोटल कितना बनता है, ये हम यहाँ पे अब इस पर वर्किंग कर लेते हैं। ये दो वेरिएबल क्योंकि स्ट्रिंग फॉर्मेट में आपस में मल्टीप्लाई नहीं होंगे, तो हमें इनको इंटीजर में या किसी डबल वैल्यू में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पे आप इसके ऊपर लिख दें डबल डॉट पार्स, इसको डबल में कन्वर्ट कर लें। उससे पहले ये भी कहेगा कि आप इसको डॉट टू स्ट्रिंग कर लें। आल्दो ये स्ट्रिंग में ही है, लेकिन इसको फिर भी पहले टाइप कन्वर्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि डबल डॉट पार्सिंग का जो फंक्शन है ना, ये वैल्यू हमेशा स्ट्रिंग में लेगा। तो जो भी आपने चीज़ पास करनी है उसको पहले स्ट्रिंग में करना है। स्ट्रिंग में करके आप उसको जिसमें मर्जी चेंज कर लें। जिसमें मर्जी का मतलब ये है कि वो ये चीज़ डबल टाइप की हो सकती है कि नहीं हो सकती, फिर ही डबल में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे भी प्रॉबेबली एट द रेट कोड लगाना पड़ रहा है। एट द रेट डबल डॉट पार्स में कन्वर्ट हो जाए ये चीज़, और दूसरे को भी जो है वो ऐसे ही कर लें एट द रेट डबल डॉट, बल्कि क्वांटिटी तो डबल में होनी नहीं, इंटीजर डॉट पार्स किया जा सकता है, इन डॉट पार्स। और ये अंदर वाले वेरिएबल को जो है वो इंटीजर में कन्वर्ट कर दे, ताकि ये डबल और इंटीजर आपस में मल्टीप्लाई हो सके। इसको भी डॉट टू सेटिंग करना होगा, अदरवाइज पहले वो इस पर एरर दे देगा, पार्सिंग एरर। अच्छा, अब इस पेज को रिफ्रेश करके देखेंगे इसका इम्पैक्ट आ गया। रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो ये देखें आपकी प्रोडक्ट और आपकी अमाउंट जो है ये अभी भी जो है वो मल्टीप्लाई नहीं हुई। इसको चेक करना होगा कि क्या हमने मिस्टेक की है। एट द रेट मेरे ख्याल से बस एक ही यूज़ करना होगा। एट द रेट से बात शुरू की है, और ये पूरी लाइन को वो उसको पिक कर लेगा। एट द रेट डबल डॉट पार्ट्स, पहला वेरिएबल डबल में कन्वर्ट हो जाए और मल्टीप्लाई हो जाए दूसरे वेरिएबल से जो कि इंटीजर में कन्वर्ट होना चाहिए। इसको एक बार फिर चेक करते हैं कि क्या ये वर्क कर रहा है। अब नहीं, अभी भी ये काम नहीं कर रहा। अच्छा, यहाँ पे जो है ये पहले के साथ एट द रेट यूज़ हो गया, मल्टीप्लिकेशन के बाद दूसरे को वो पिक नहीं कर रहा। तो बेस्ट ऑप्शन ये है, एक ही एट द रेट आएगा, लेकिन आप इसको जो है वो एक एट द रेट के साथ इस सारे प्रोसेस को एक बड़ी ब्रैकेट में कवर कर लें, यहाँ से लेके यहाँ तक। एट द रेट के अंदर ब्रैकेट लगा दी, और उसके अंदर हमने दो वेरिएबल्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाया हुआ है। एट द रेट क्योंकि हमने एक यूज़ किया, तो उसको हमने जो है ब्रैकेट में लिख लिया है कि इसके अंदर जो भी काम हो रहा है तुम्हारे लिए जो है वो तुम एक ही एट द रेट के साथ को मैनेज करो। पहला वेरिएबल जो कि डबल में है मल्टीप्लाई बाय दूसरा वेरिएबल, और इन दोनों को इकट्ठे करके एक बड़ी ब्रैकेट में ऐड कर लिया है, और उस एडिट उसके ऊपर जो है वो मैंने एट द रेट लगा दिया। इसको आप चेक करते हैं, ये प्रॉब्लम इस तरह हो जाएगा। जी, ये देखें दोनों अमाउंट जो है वो मल्टीप्लाई हो रही है। अब नीचे टोटल हमें दिखाना चाहिए। टोटल कैसे दिखाएंगे, अंदर वाली लूप के अंदर जो है वो हमें यहाँ पे टोटल बनाना होगा। तो हम इस लूप से बाहर एक वेरिएबल बना लेते हैं। यहाँ पे शायद एट द रेट लगाना पड़े, इंट टोटल अमाउंट के नाम से, जिसमें मैं बाय डिफ़ॉल्ट ज़ीरो रख रहा हूँ। और इसी तरह से एक और वेरिएबल इंट टोटल क्वांटिटी भी शो कर लेते हैं फुटर में। इंट टोटल क्वांटिटी, उसमें भी मैंने ज़ीरो रख दिया। ये दो वेरिएबल जो हैं, दोबारा एट द रेट की जरूरत नहीं है शायद।
अच्छा, बेसिकली वो आप लोगों से यहाँ कह रहा है कि इन वेरिएबल्स को जो है या तो किसी टीडी या किसी टीएच के अंदर लिखें, इस तरह रो के बीच में, टेबल की रोज के बीच में कुछ नहीं लिखा जा सकता। तो ठीक है, हम इन दोनों वेरिएबल्स को यहाँ से रिमूव कर लेते हैं और हम इन वेरिएबल्स को जो है वो टेबल के बाहर बना लेते हैं, दूसरे टेबल से पहले बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ इंट, यहाँ पे वो बना रहा है इंट। एक तो वेरिएबल हमने बनाना है टोटल अमाउंट के नाम से, इसमें मैं ज़ीरो रख रहा हूँ, और दूसरा वेरिएबल बनाना है इंट टोटल क्वांटिटी के नाम से, जिसमें मैं ज़ीरो रख रहा हूँ। बल्कि अमाउंट आपकी डेसिमल में हो सकती है तो उसको बेशक आप डबल में कन्वर्ट कर लें, डबल रख लें, डबल टोटल अमाउंट और इन टोटल क्वांटिटी। अब वो इसको एक्सेप्ट कर रहा है, जबकि वो यहाँ पे कह रहा है कि ये वेरिएबल बना तो लिया लेकिन यहाँ पे कभी यूज़ नहीं किया। तो ठीक है, हम इसको यूज़ करने जा रहे हैं। दो वेरिएबल बन गए, और जब अंदर वाली लूप चलेगी तो अंदर वाली लूप के साथ साथ जो है इसमें इंक्रीमेंट होता जाएगा। अंदर वाली लूप में हम इसमें जो है वैल्यू रखते जाएंगे, यानी हर चक्कर के बाद टोटल क्वांटिटी बढ़ती जाएगी। टोटल क्वांटिटी में कितना इंक्रीमेंट होगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ओ डी डॉट क्वांटिटी, बल्कि क्वांटिटी को भी यहाँ पे हमें जो है वो मैनेज करना पड़ेगा ताकि क्वांटिटी प्लस होती रहे। तो हमें इसको जो है यहाँ पे इन डॉट पार्ट्स कर लेना चाहिए, इन डॉट पार्ट्स, क्योंकि क्वांटिटी ने जो है वो प्लस 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 होना, तो ये स्ट्रिंग में नहीं रहेगी, इसको इन डॉट पार्ट्स कर लें। तो जैसे ही लूप का चक्कर लगेगा टोटल क्वांटिटी वाले वेरिएबल में वैल्यू बढ़ती जाएगी। इसी तरह से आप जो है वो इस लूप के अंदर एक और लाइन लिख लें कि आपकी दूसरा वेरिएबल कौन सा था। पहली लाइन हमारी कंप्लीट नहीं, इसके आगे सेमीकोलन आना है। ठीक है, दूसरा वेरिएबल है हमारा टोटल अमाउंट वाला। टोटल अमाउंट भी बाय डिफ़ॉल्ट ज़ीरो है, लेकिन वो बढ़ती चली जाए, हर चक्कर के बाद जो है वो टोटल अमाउंट में ये वाली चीज़ ऐड हो जाए, डबल डॉट पार्ट्स परचेज प्राइस, और ये जो है क्वांटिटी मल्टीप्लाई होती चली जाए। तो दूसरा वेरिएबल हमने ये लिख लिया, सेमीकोलन। तो अब इस कोड को समझें आप। एक बार पहले इसको मैं रन करके दिखा देता हूँ कि क्या ये सक्सेसफुली चल रहा है। तो बेसिकली जो है वो आपकी डेटाबेस से कोई एक आर्डर पिक किया जाएगा, वो किसी एक आर्डर को क्लिक करेगा कि मुझे इसकी इनवाइस देखनी है, वो आर्डर यहाँ पे आप रिसीव करेंगे मॉडल में। तो उस आर्डर पे एक लूप चलाएंगे और एक टेबल बनेगा जो कि उस आर्डर की सारी डिटेल को शो कर देगा। उसके बाद उसके अंदर एक और टेबल बनेगा जो कि उस आर्डर की आर्डर डिटेल वाले टेबल में जाएगा, और जितने रिकॉर्ड होंगे उतनी दफ़ा उसके अंदर एक और टेबल की रोज बनाना शुरू कर देगा। और साथ जो है वो हमने एक वेरिएबल बनाया है इस टेबल से बाहर, दो वेरिएबल्स बनाए हैं, एक डबल टोटल अमाउंट का और एक इंटीजर टोटल क्वांटिटी का, ताकि इन दोनों वेरिएबल्स की जो है वो टोटल जो है वो कैलकुलेट की जा सके हर आइट्रेशन के बाद। और जितनी भी टोटल होगी वो अब जीरो नहीं रहेगी, टोटल क्वांटिटी और टोटल अमाउंट जीरो से चेंज हो गया होगा। अगर एक दफ़ा ये फॉर लूप चलेगी तो टोटल क्वांटिटी और टोटल अमाउंट में पहली रो की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अगर दो दफ़ा फॉर लूप चली तो टोटल क्वांटिटी और टोटल अमाउंट में दोनों रोज की क्वांटिटी प्लस प्लस करके और अमाउंट को भी ऐड करके वो अपने पास वेरिएबल में संभाल लेगा। इस लूप से चलने से पहले एक रो खुद ही बन जानी है इस टेबल के अंदर। आप लोग जानते हैं एक टेबल बनेगा, ज़रूर बनेगा, उसके अंदर एक रो भी ज़रूर बनेगी। और उसके अंदर कितने रिकॉर्ड्स होंगे वो डिपेंड करता है कि आपकी आर्डर डिटेल के टेबल में कितने रिकॉर्ड हैं। अगर दो रिकॉर्ड हैं तो दो दफ़ा ये लूप और चलेगी, दो रोज़ और बनेंगी। जबकि इस लूप के चलने के बाद इस टेबल के अंदर हमें एक और रो जरूर बनानी है जो कि हमारी आखिरी रो होगी, जिसको हम फुटर रो कहेंगे। इस रो के अंदर भी कितने रिकॉर्ड होंगे, इस रो के अंदर भी उसी तरह प्लान के मुताबिक हमारे पास जो है वो 5 रिकॉर्ड होने चाहिए, 5 सॉरी सेल होने चाहिए। तो मैं इसके 5 सेल बना रहा हूँ। तो हम सेल नंबर 3 में जो है वो उसको, सेल नंबर 4 में उसको टोटल क्वांटिटी शो कर रहे हैं एट द रेट, टोटल क्वांटिटी वाला वेरिएबल शो कर रहे हैं। और सेल नंबर 5 में जो है वो एट द रेट टोटल अमाउंट वाला वेरिएबल शो कर रहे हैं। इसको मैं आपको पेज पे जाके दिखा रहा हूँ, इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ पेज को। तो ये देखें आपका आर्डर नंबर 4 आ गया। आर्डर नंबर 4 में आपने टी शर्ट जो है वो 900 वाली 12 पीस परचेज़ किए हैं, 10,800 तो ये टोटल इतना बिल बन रहा है। और टोटल क्वांटिटी कितनी आपने परचेज़ किया है, टोटल क्वांटिटी आपने जो है वो 24 पीस परचेज़ किया है। तो ये आपकी जो है वो आर्डर की इनवाइस बन रही है आप लोगों के सामने। अगर चाहें तो पहले टेबल से बॉर्डर रिमूव कर दें, प्रॉबेबली ये लुक भी चल जाएगी। पहले टेबल से बॉर्डर ख़त्म कर रहे हैं।
इसको टेबल बॉर्डरलेस कर दें, क्लास चेंज कर दें, टेबल बॉर्डरलेस की क्लास होती है। अब देखें क्या इम्पेक्ट आ रहा है आपके आर्डर में। रिफ्रेश किया, टेबल से बॉर्डर रिमूव हो गया है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो ये टेबल के अंदर जो डाटा आ रहा है इसको थोड़ा सा बोल्ड किया जा सकता है, यानी आर्डर आईडी को बोल्ड कर लें। इसको टी डी की बजाय टी एच डिक्लेयर कर दें, पर्सन नेम को टी एच डिक्लेयर कर दें। ये जो डाटा शो हो रहा है हेडिंग के साथ, टी एच शो कर दें इसको। इसके अलावा सेकंड रो का सेकंड फोर सेल भी, थर्ड रो का सेकंड सेल भी टी एच कर दिया, थर्ड रो का फोर्थ सेल भी टी एच कर दिया, फोर्थ रो के सेल को भी, सेकंड और फोर्थ सेल को जो है वो मैं टी एच डिक्लेयर कर रहा हूँ, उसको थोड़ा हेडिंग साइज़ का बना रहा हूँ। अब रिफ्रेश कर रहे हैं पेज, तो ये देखें ये आपके आर्डर की डिटेल आ गई, आर्डर का नंबर और बाकी डिटेल आ गई। चाहे तो उसके ऊपर से एच ओवर भी ख़त्म किया जा सकता है। इसके अलावा हम जो है वो इस टेबल में प्राइड की डिस्क्रिप्शन भी दिखा सकते हैं नीचे वाले टेबल में, और इस प्राइड की इमेज को थोड़ा सा बड़ा किया जा सकता है। तो ये भी काम कर रहे हैं, थोड़ा सा सेटिंग कर रहे हैं हम इसकी। प्रोडक्ट नेम के बाद जो है आपको एक और कॉलम दिखाना चाहिए, वो है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, जो कि प्रोडक्ट नेम के साथ शो होगी। यहाँ पे एक और रो बना ली, प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। जो एंड पे हमने एक और रो बनाई थी, उसमें हमें एक एक्स्ट्रा सेल और बनाना पड़ेगा, क्योंकि अब 6 सेल्स हो गए हैं हमारे पास रो में। इसको चेक करें क्या प्रायर डिस्क्रिप्शन शो हो रही है। जी, प्रायर डिस्क्रिप्शन वाला कॉलम भी नज़र आ गया अब आप लोगों को। प्रायर की विड्थ थोड़ी सी जो है वो हाइट से बढ़ा लें, उसको थोड़ा हॉरिजॉन्टल कर दें। विड्थ जो है वो मैं 130 कर रहा हूँ, हाइट 100 है, विड्थ को 130 कर रहा हूँ। ठीक है, ये भी थोड़ा बेटर हो गया। इसके अलावा हम मज़ीद इसमें कर सकते हैं कि इन दोनों टेबल्स के ऊपर एक एक रो बना लेते हैं। इस टेबल के ऊपर भी एक रो बन जाएगी, इसमें 1 2 3 4 रो हैं, इसके ऊपर एक रो और बन जाएगी। और इस टेबल में जो है वो दो रोज जो है आर्डर डिटेल से आई हैं। पहले हेडिंग वाली रो भी हमने खुद बनाई थी, और लास्ट वाली फुटर वाली रो भी हमने खुद बनाई है। ये रो भी हमेशा बननी है, हेडिंग वाली भी बननी है। बीच में एक रो बननी है, दो रोज बननी है, तीन रो बननी है, वो डिपेंड करता है कि आर्डर डिटेल के टेबल में कितना रिकॉर्ड है। इन दोनों टेबल के दरमियान थोड़ा सा ब्रेक भी लगा के थोड़ा सा और डिस्टेंस क्रिएट कर लें बेशक आप लोग। तो जहाँ पे दूसरा टेबल स्टार्ट होता है, अगर आप लोग चाहें तो उससे पहले एक ब्रेक का टैग भी ऐड कर लें। प्लान हम ये कर रहे थे कि पहले टेबल में एक और रो ऐड होगी, वो मैं कर रहा हूँ। पहले टेबल के जितनी भी रोज़ हैं उसमें स्टार्ट में हम जो है वो एक और रो ऐड कर रहे हैं। उस रो में 4 सेल नहीं होंगे, एक ही सेल होगा, लेकिन वो सेल जो है उस रो के 4 सेल्स की जगह को ले लेगा। और इसके अंदर हम लिख लेते हैं आर्डर डिटेल, और चाहें तो आप इस टी डी को अलाइन सेंटर करें, अलाइन सेंटर, और इसको आप स्टाइल करके फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाया जा सकता है, या इसको, ठीक है, फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, लार्ज। चेक करते हैं इसको कि क्या इम्पेक्ट आ रहा है पेज पे। ऊपर वाले टेबल में मैंने एक और रो ऐड कर दी है, तो ऊपर वाले टेबल में आ रहा है आर्डर डिटेल, उसमें ये इन्फॉर्मेशन आ रही है। नीचे वाले टेबल में मैं एक रो ऐड कर लूँगा जिसमें मैं शो करने लगा हूँ प्रोडक्ट डिटेल। तो ऐसी ही एक रो मैं नीचे वाले टेबल में भी ऐड कर रहा हूँ। नीचे वाला टेबल है, इसकी हेडिंग वाली पहली रो जिसमें 6 हेडिंग शो हो रही हैं, प्राइड पिक्चर ये सब कुछ, इसके पहले एक और हेडिंग भी ज़रूर बनेगी। तो एक इसमें एक रो और ऐड कर रहा हूँ। उस रो में 6 सेल नहीं बनाऊंगा मैं, टी डी कितने बनाऊंगा, एक ही टी डी बनाऊंगा, लेकिन उसे मैं कह दूंगा तुमने 6 सेल्स की कॉलम्स को यूज़ करना है। और इसके अंदर मैं लिख दूंगा प्रोडक्ट डिटेल, और इसके साथ भी वही सेटिंग कर लेते हैं जैसा कि ऊपर वाली रो में किया, अलाइन सेंटर, और फ़ॉन्ट साइज, स्टाइल इज इक्वल टू फ़ॉन्ट साइज लार्ज। अब चेक करें टेबल में क्या इम्पेक्ट आ रहा है। तो ये आपकी आर्डर की इनवाइस बन गई, इसमें आर्डर की डिटेल ये आ रही है, और नीचे जो है प्रोडक्ट की डिटेल ये शो हो रही है। तो ये हमारी आर्डर की जो है वो इनवाइस रेडी हो गई है। नेक्स्ट काम हमने क्या करना है, प्लान के मुताबिक हमने परचेज रिपोर्ट ओपन कर लिया, उसमें भी फ़िल्टर्स नहीं लगाए, लेकिन उस परचेज रिपोर्ट पे जब आगे
व्यू इनवाइस के बटन में क्लिक होता है तो परचेज की इनवाइस ओपन हो जाती है। इसी तरह से अब हम इसी परचेज रिपोर्ट की तरह की सेल रिपोर्ट यूज़ कर बना लेंगे। और सेल रिपोर्ट के अंदर जो है हम जो इनवाइस पे क्लिक करेंगे तो यही वाली रिपोर्ट खुल जाया करेगी, ये रिपोर्ट डिटेल ही खुल जाया करेगी और उसी में सेल की इनवाइस नजर आ जाएगी। यानी हम परचेज इनवाइस और सेल इनवाइस के लिए एक ही इनवाइस वाला पेज इस्तेमाल करेंगे, जबकि परचेज रिपोर्ट को कॉपी करके हम सेल रिपोर्ट बना लेते हैं और उसमें बस हमें एक चेंज करना पड़ेगा कि इसमें परचेज नहीं दिखानी, सेल दिखानी है। जबकि वो इनवाइस जो है वो दोनों केस में यूज़ हो जाएगी। कैसे होगी मैं आपको दिखा रहा हूँ ये। बस हमारा ये काम वाइंड अप हो रहा है अब। तो नेक्स्ट हमने ये करना, अभी तक हमने दो पेज बनाए थे रिपोर्ट के अंदर, एक इनवाइस का और एक परचेज रिपोर्ट का। तो नेक्स्ट मैं कर ये रहा हूँ कि परचेज रिपोर्ट को कॉपी करके एक और रिपोर्ट बना रहा हूँ जिसका नाम है, जिसका नाम मैं रख रहा हूँ सेल रिपोर्ट। परचेज रिपोर्ट 100% परचेज रिपोर्ट जैसी ही होगी सेल रिपोर्ट, लेकिन इसके टाइटल में परचेज रिपोर्ट नहीं लिखा होगा, इसके टाइटल में लिखा होगा सेल रिपोर्ट। इसके अंदर ऊपर बड़ा सा परचेज रिपोर्ट नहीं लिखा होगा, बड़ा सा सेल रिपोर्ट लिखा होगा। इसमें भी आर्डर नंबर, आर्डर डेट, वही टेबल यूज होंगे, वही कॉलम यूज होंगे। हर चीज 100% जो है वो वही यूज होनी है। इवन उसके एंड पे जो बटन आ रहा था व्यू इनवाइस वाला, वो बटन भी वही यूज होगा और उस बटन पे क्लिक करके आर्डर आई सारी चीजें वही यूज होंगी और वही इनवाइस वाला पेज ओपन हो जाया करेगा। अच्छा, सेल रिपोर्ट का पेज तब तक नहीं काम करेगा जब तक कि आप जो है वो रिपोर्ट कंट्रोलर के अंदर जाके इसका एक्शन नहीं बना लेते। तो इनवाइस तो वही यूज़ होनी है, इनवाइस को हम चेंज नहीं करेंगे। तो हम परचेज रिपोर्ट की तरह का एक 100% एक और एक्शन बना लेते हैं जिसका नाम रख लेते हैं सेल रिपोर्ट। और सेल रिपोर्ट में कौन से ऑर्डर आके पेज में भेजे जाएंगे, बस यहाँ पे एक चेंज करना है कि सेल वाले ऑर्डर पिक करके, सिर्फ सेल वाले ऑर्डर पिक करके वो रिपोर्ट में भेज दिया जाए और वो रिपोर्ट उसको डिस्प्ले कर लेगी। चेक करते हैं, अब हमारी सेल रिपोर्ट भी अवेलेबल है, परचेज रिपोर्ट भी अवेलेबल है। इन दोनों रिपोर्ट्स को बारी बारी चला के देखा जा सकता है। एक आखिरी काम आप ये कर सकते हैं कि आप एडमिन के लेआउट पेज पे दूसरे पेज का लिंक भी लगा दें। एडमिन के लेआउट पेज पे जहाँ पे आपने ट्रांजैक्शन रिपोर्ट में आपने परचेज रिपोर्ट का लिंक लगाया था, वहाँ पे सेल रिपोर्ट का लिंक भी लगा दें। हमने सेल रिपोर्ट भी बना ली है। यहाँ पे मैं लिख दूंगा url एक्शन और इसमें मैं कह दूंगा कि तुमने ओपन करना है यहाँ पे रिपोर्ट्स के कंट्रोलर्स में जाके सेल रिपोर्ट का एक्शन चला देना है। सेल रिपोर्ट का एक्शन क्या करेगा अब हम वो देखते हैं, पेज पे काम करके चेक करते हैं कि क्या होगा। इनवाइस में शायद थोड़ा चेंज आए, वहाँ पे हमने परचेज प्राइस शो करवाई है, उसको हम जो है वो मैनेज कर लेंगे। इसको चेक करते हैं चला के पूरे प्रोसेस को। तो मैं जो है वो आपके एडमिन का इंडेक्स पेज ओपन कर रहा हूँ ताकि हम एडमिन के इंडेक्स पेज से काम स्टार्ट कर सकें और चेक करें कि क्या दोनों रिपोर्ट्स अपना अपना व्यू सही दे रही हैं। एडमिन साइड पे आ गए। एडमिन साइड पे हम लोग जो हैं वो ये रिपोर्ट्स के अंदर जाएंगे, रिपोर्ट्स के अंदर ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स के अंदर पहले परचेज रिपोर्ट आप लोगों ने देख लिया है, मैं अब इसको दोबारा ओपन नहीं कर रहा। सेल रिपोर्ट पे क्लिक करते हैं। सेल रिपोर्ट पे क्लिक होने पे परचेज रिपोर्ट जैसी रिपोर्ट ऊपर हो जाएगी, लेकिन उसके ऊपर लिखा होगा सेल रिपोर्ट। इसके अंदर कौन सा डाटा आ रहा है, इसके अंदर कौन सा एक ही रिकॉर्ड पिक हो रहा है। मैंने कहा था सिर्फ वो वाले रिकॉर्ड दिखाने हैं जिनकी आर्डर टाइप सेल होगी। तो देखिए वही रिकॉर्ड है जिसकी आर्डर टाइप सेल है। और अगर मैं अभी अभी वो दूसरी रिपोर्ट ओपन करूँ, परचेज वाली रिपोर्ट, तो उसमें आर्डर टाइप कौन सी आ रही होगी, परचेज रिपोर्ट पे क्लिक किया तो उस पर मैंने जो है वो एक्शन में लिखा हुआ था कि सिर्फ आर्डर के टेबल से वो वाले आर्डर दिखाने हैं जिनकी टाइप जो है वो परचेज होगी। तो तीनों परचेज वाले आर्डर आ रहे हैं, डाटाबेस में 4 आर्डर हैं। आर्डर नंबर 2 3 परचेज वाला है, जबकि पहला आर्डर जो है वो सेल वाला है। तो अगर आप सेल रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ आर्डर नंबर 1 जो कि सेल वाला था वो आर्डर शो हो जाएगा। अगर मैं इसकी इनवाइस पे क्लिक करूँ कि मुझे देखना है कि इसमें ज़ीशान ने क्या आर्डर दिया था, तो इसकी इनवाइस में वो आपको बताएगा कि ज़ीशान ने जो है वो दो पैंट्स आपकी सेल हुई थी। एक जीन्स पैंट 2 क्वांटिटी उसकी सेल हुई थी और दूसरी जो है वो लेडीज़ जीन्स जिसकी जो है 1 क्वांटिटी का आर्डर दिया गया था।
यहाँ पे प्राइस जो है वो शो हो रही है। लेकिन अब ये आप याद रखें कि ये ऑर्डर इनवाइस का पेज तो ओपन हुआ है, लेकिन इस बार जो ऑर्डर जो शो हो रहा है वो सेल्स का ऑर्डर है। तो हमने ऑर्डर इनवाइस वाला एक ही पेज दोनों केसेस में यूज़ कर लिया। ऑर्डर इनवाइस के का पेज ओपन करते हैं, चाहे वो परचेज ऑर्डर पे क्लिक करें चाहे वो सेल ऑर्डर पे क्लिक करें, क्योंकि उस ऑर्डर के अंदर तो हमने इन्फॉर्मेशन उसको दो टेबल से दिखानी है। एक ऑर्डर के टेबल से इन्फॉर्मेशन दिखानी है और एक पर ऑर्डर की टेबल से इन्फॉर्मेशन दिखानी है, ऑर्डर डिटेल के टेबल से इन्फॉर्मेशन दिखानी है। तो चाहे आप परचेज की इनवाइस देखें चाहे आप सेल की इनवाइस देखें, तो टेबल तो सेम यूज़ होने हैं, क्यूरीज भी सेम यूज़ होनी है, डाटा भी सेम यूज़ होना है। तो हमने जो उसी एक ऑर्डर इनवाइस वाले पेज को ही दोनों केस में यूज़ कर लिया है। आप जिस पेज पे भी जाके व्यू इनवाइस का बटन दबाएंगे तो ये वाला पेज खुल जाएगा। इस बार इसको ऊपर ऑर्डर नंबर 1 पहुंचा कि तुमने ऑर्डर नंबर 1 की इनवाइस जनरेट करनी है। लेकिन ऐसे केस में जब हम किसी बटन पे क्लिक करेंगे तो ऑर्डर नंबर 2 या ऑर्डर नंबर 3 या ऑर्डर नंबर 4 की इनवाइस जनरेट हो जाएगी, और उस ऑर्डर की टाइप यहाँ पे खुद ही लिखी हुई आ जाएगी कि इस ऑर्डर की टाइप क्या है। इसमें एक प्रोबेबिलिटी है, एक मिस्टेक हो सकती है जिसको हमें सही कर लेना चाहिए। इनवाइस के अंदर जाके प्राइस अमाउंट और टोटल बिल को जो है वो चेंज करना होगा थोड़ा सा, क्योंकि इनवाइस का सेल के लिए और परचेज के लिए सेम इनवाइस वाला पेज यूज हो रहा है। तो दोनों केस में हमें परचेज प्राइस शो नहीं करनी है यहाँ पे नीचे दूसरी ग्रेड में। देखें, सेल इनवाइस के बाद भी परचेज प्राइस शो नहीं है और परचेज के बाद भी परचेज प्राइस शो नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमें परचेज प्राइस वाले काम को थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा कि हमें पहले इनवाइस की टाइप चेक करनी पड़ेगी। तो सिर्फ इस एक टीडी में जो है जहाँ पे परचेज प्राइस का थोड़ा काम हुआ था, इसमें थोड़ी सी चेंजेस करनी पड़ेंगी। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा इफ ऑर्डर डॉट ऑर्डर टाइप, अगर ऑर्डर की ऑर्डर टाइप जो है वो परचेज हुई, यानी अगर ये इस वक्त इनवाइस परचेज वाली ओपन हो रही हुई तो फिर ठीक है। फिर जो है वो आपने कौन सी प्राइस शो करवानी है, आपने परचेज प्राइस ही शो करवानी है। नहीं तो एल्स, एल्स में आप लोगों को लिखना होगा, नहीं तो तुमने क्या शो करवाना है, एट द रेट ऑर्डर डिटेल के अंदर से सेल प्राइस शो करवानी है। तो बस ये एक चेक लगाना होगा आप लोगों को, यानी दोनों केस में परचेज प्राइस शो नहीं करवानी थी। अगर ऑर्डर जो ऑर्डर हम डिस्प्ले कर रहे हैं इनवाइस के अंदर उसकी ऑर्डर की टाइप परचेज होगी तो तब तुम्हें परचेज प्राइस दिखानी है, नहीं तो तुम्हें फिर सेल प्राइस दिखानी होगी। इसी तरह से थोड़ी सी आपको जहाँ पे आपने टोटल अमाउंट दिखाई है उस पर भी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, अपने इस टीडी पे भी काम करना होगा। ना सिर्फ आपको प्राइस बदलनी होगी बल्कि जहाँ पे टोटल अमाउंट का फार्मूला लगा रहे हैं वहाँ पे भी आपको चेक लगाना पड़ेगा। इफ़, दोबारा हम वो यूज़ कर रहे हैं, इफ़ ओ डॉट ऑर्डर टाइप इक्वल टू, अगर ऑर्डर की टाइप परचेज हुई तो फार्मूला यही लगेगा जो लगा हुआ है नीचे। इफ ऑर्डर की टाइप यही हुई तो एट द रेट फार्मूला यही वाला लगेगा। नहीं तो इस फार्मूले के अंदर जहाँ पे उसने परचेज प्राइस यूज़ किया उसकी जगह जो है वो सेल प्राइस जो है वो यूज़ करनी होगी। इस लाइन को कॉपी करें, ये लाइन प्रॉबेबली मैंने ख़राब कर दी है थोड़ी सी एंड से, यहाँ पे ब्रैकेट लगी हुई थी दो ऐसे, ब्रैकेट थी, हाँ ये लाइन ऐसे लिखी हुई थी। तो इसी लाइन को आप कॉपी करें और वो नीचे यहाँ पे यूज़ कर लें। लेकिन यहाँ पे जो क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होगा वो परचेज प्राइस मल्टीप्लाई नहीं होगी बल्कि सेल प्राइस मल्टीप्लाई होगी। ये हम अमाउंट वाले कॉलम में सेटिंग कर रहे हैं। तो मैंने एक सेटिंग की है आपके कॉलम नंबर 4 में, यहाँ परचेज प्राइस दिखानी है कि सेल प्राइस दिखानी है। तो मैंने कहा अगर ऑर्डर की टाइप परचेज हुई तो परचेज प्राइस दिखा दीजिएगा, अदरवाइज सेल प्राइस दिखा दीजिएगा। क्वांटिटी तो वैसे ही रहनी है, क्वांटिटी को मैंने डिस्टर्ब किया। फिर कॉलम नंबर 5 में आके, कॉलम नंबर 6 में आके हमने उसे कहा कि तुमने जो है अगर ऑर्डर की टाइप परचेज हुई तो तुमने परचेज प्राइस को मल्टीप्लाई करना है, तुमने परचेज प्राइस को मल्टीप्लाई करना है क्वांटिटी के साथ, अदरवाइज क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करोगे तुम सेल प्राइस के साथ, ये भी मैनेज हो जाएगा। और लास्ट पे जहाँ पे टोटल कैलकुलेट होता है, टोटल अमाउंट वाली कैलकुलेशन होती है, वहाँ पे भी आपको इसको मैनेज करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा इफ ऑर्डर डॉट
आर्डर टाइप, हम दो पेजेस बनाने की बजाय इसके अंदर बस इफ लगा देते हैं कि अगर आपकी जो है वो इनवाइस परचेज वाली हुई तो परचेज प्राइस को यूज़ करना, और अगर आपकी जो है वो इनवाइस टाइप जो है वो सेल हुई तुम सेल प्राइस को यूज़ कर लेना कैलकुलेशंस में। तो आर्डर टाइप, अगर दोबारा लिख रहा हूँ तीसरी दफ़ा इसको, अगर इफ़ आर्डर टाइप परचेज हुई तो ठीक है, टोटल अमाउंट का यही फार्मूला यूज़ होगा जो तुम यूज़ कर रहे थे। इफ़ की ब्रैकेट क्लोज कर दी, नहीं तो एल्स, इस लाइन को में जो फार्मूला यूज़ हुआ है उसकी बजाय तुम्हें कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, एल्स में मेंशन कर दे कि अदरवाइज तुमने जो है वो क्वांटिटी को संभालने के लिए जो है वो परचेज प्राइस नहीं, सेल प्राइस वाला कॉलम यूज़ करना है। इक्वल इक्वल टू यूज़ करेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है, ये भी कंप्लीट हो गया। सॉरी, यहाँ से मेरे से रिमूव हो गया, सेल प्राइस लिखा हुआ था। तो अगर हम इस बात को सम अप करें तो हमने तीन जगह चेंज किया है, एक प्राइस वाले कॉलम में, एक अमाउंट वाले कॉलम में, और एक नीचे टोटल वाले कॉलम में, और तीनों जगह सेम कंडीशन लगाई है कि अगर आर्डर की टाइप परचेज हुई तो परचेज प्राइस दिखाना, नहीं तो सेल प्राइस दिखाना। इसी तरह अगर आर्डर की टाइप परचेज हुई तो अमाउंट कैलकुलेट करते हुए परचेज प्राइस को यूज़ करना क्वांटिटी के साथ, नहीं तो सेल प्राइस को यूज़ करना क्वांटिटी के साथ। इसी तरह से फुटर में जब तुम कैलकुलेशन कर रहे होगे, टोटल अमाउंट बना रहे होगे, तो अगर आर्डर की टाइप परचेज हुई तो टोटल अमाउंट में जो है वो जो तुम फार्मूला बनाओगे तो उसमें तुम्हें परचेज प्राइस यूज़ करनी है क्वांटिटी के साथ, अदरवाइज तुमने जो है वो सेल प्राइस यूज़ करनी है क्वांटिटी के साथ। एट द रेट यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि ये हम ऑलरेडी जो है वो अब टेबल की रो से बाहर है और हमें जो है वो सी शाबा कोड लिख सकते हैं। हाँ, इन दोनों स्टेटमेंट से आगे सेमी कलन आ सकता है। इसको चला के चेक करते हैं कि हमारे पेजेस पे क्या इम्पेक्ट आ रहा है। तो मैं आपके जो है वो एडमिन इंडेक्स पेज को एक दफ़ा फिर चला रहा हूँ। जी, हम जो है वो पहले कोई सी एक परचेज रिपोर्ट दोबारा ओपन कर रहा हूँ, परचेज रिपोर्ट पे क्लिक किया, परचेज के तीनों ऑर्डर आ जाएंगे। पहले वाला ऑर्डर जो कि हाजी ने मैं भेजा था, हाजी से माल परचेज किया था, उसमें देखते हैं क्या मंगवाया गया है। व्यू इनवाइस पे क्लिक किया तो हमने हाजी से जो है वो टी शर्ट मंगवाई थी 900 वाली, और जीन्स पैंट मंगवाई थी 2100 वाली। तो उसने बताया कि हाजी से आपने 15 जीन्स की पैंट की थी और यहाँ पे उसने परचेज प्राइस शो किया है 2100 आ रही है। इसी तरह से अगर हम हम जो है अगर सेल रिपोर्ट ओपन करें, सेल रिपोर्ट, सेल में एक ही अभी तक हमारा ऑर्डर आया हुआ है, जिशान की तरफ से माल सेल हुआ था, तो उसमें जीन्स पैंट जो है वो जो दो पीस सेल हुए हैं वहाँ पे 2100 नहीं आ रहा, 3200 आ रहा है, यानी इसका मतलब है यहाँ पे वो सेल प्राइस को यूज़ कर रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो है वो इफ एल्स सही काम कर रहा है। जब ऑर्डर की टाइप सेल होगी तो वो यहाँ पे सेल प्राइस को यूज़ करके डिस्प्ले करेगा डाटा को, और जब ऑर्डर की टाइप जो है वो परचेज होगी तो वो ऑर्डर इनवाइस में जो सारी डिटेल दिखाएगा, तो यहाँ पे प्राइस वाले कॉलम में जो है वो सेल प्राइस की बजाय परचेज प्राइस पिक करेगा। आपको याद होगा कि आर्डर डिटेल वाले टेबल में आप लोगों का सेल प्राइस वाला कॉलम भी था, परचेज प्राइस वाला कॉलम भी था। तो हमने प्राइस की डिटेल दिखानी है, क्वांटिटी दिखानी है, सारी कैलकुलेशन दिखानी है, लेकिन सेल ऑर्डर के वक्त सेल प्राइस दिखाएंगे हम इनवाइस में, और परचेज ऑर्डर के वक्त परचेज प्राइस दिखाएंगे इनवाइस में। तो ये हमारा जो है वो सेल रिपोर्ट और परचेज रिपोर्ट दोनों कंप्लीट हो गई हैं, और दोनों पे क्लिक करके जो इनवाइस ओपन होती है वो सेम इनवाइस ओपन होती है। हाँ, उस इनवाइस के अंदर हमने परचेज प्राइस दिखानी है या सेल प्राइस दिखानी है, वो उसके लिए हमने थोड़ी सी जो है उस इनवाइस में चेंजेस किया, अदरवाइज उस सेम इनवाइस जो है वो दोनों केस में यूज़ हो गई है। और हमने तीन कहाँ कौन सी जगहों पे इनवाइस में चेंज किया तो आप लोगों को बता दूं। एक तो आपने प्राइस परचेज प्राइस दिखानी है कि सेल प्राइस दिखानी है, यहाँ पे चेंज किया है। दूसरा आपने अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए फार्मूले में चेंज किया कि परचेज प्राइस या सेल प्राइस में से कौन सी चीज़ क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होगी। और तीसरा आपने एंड पे फुटर में जहाँ पे टोटल टोटल बिल शो किया उसको, वहां पे आपने बताया है कि ये जो है वो 8100 जो है ये आपकी जो है प्राइस यूज होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी दो रिपोर्ट्स पे बात करेंगे, परचेज रिपोर्ट, सेल रिपोर्ट के बाद जो है वो स्टॉक रिपोर्ट और प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट पे जो है वो वर्किंग स्टार्ट करेंगे।